इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी और उस उम्मीद से 100 गुना ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम आज रखा गया है, जो मुझे यहाँ बैठे बैठे इमोशनल कर रहा था। मैं काफ़ी इमोशनल पर्सन हूँ, फिर भी मैं रोया नहीं, क्योंकि आज आप सब लोग मेरी खुशियाँ देखना चाहते हो, ना कि मुझे रोना, क्योंकि मैं रोया तो वैसे भी बहुत हूँ। ये 6 साल की मेरी आईएएस की यात्रा रही, कोई आसान नहीं रही, बहुत उतार चढ़ाव आए। उसके बाद मैं यहाँ आज आपके सामने और इस सम्मान का हकदार बना हूँ। तो एक बार फिर स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। और मंचासीन अतिथि में श्री नीबाराम जी जहांगीर, जो हमारे बाड़मेर के भेड़ गांव के ही सबसे पहले आईएएस के पिता हैं। ये एक बहुत ही गौरव वाली बात है कि नीबाराम जी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। द्वितीय पर्सन के रूप में श्री हरिराम जी डेलू, भंवरलाल जी डेलू साहब के पिता हैं, और हमारे गांव से दूसरे आईएएस भंवरलाल जी डेलू थे। और तीसरे यूपीएससी क्लियर करने वालों में महिपाल दान चारण है, जिनका 2022 की परीक्षा में रिजर्व लिस्ट से सिलेक्शन हुआ था। तो वे आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अगर उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और अगली घड़ी में इस बड़ी स्कूल को बनाने, और केवल बनाया ही नहीं है बल्कि इस स्कूल को आगे भी बढ़ाया है, और अपनी खरी पसीने की मेहनत से इस स्कूल को बनाया। इतनी बड़ी स्कूल को बनाया जिसमें मैं पढ़ा, और बड़ी स्कूलों में मैंने बड़े सपने देखे, और उन मैंने बड़े सपनों को आज पूरा किया। यह आदरणीय चेयरपर्सन महोदय नवल जी गोदारा साहब के लिए भी बहुत बहुत गर्व करने का पल है, और मुझे उस बड़े सपने को पूरा करने का गौरव मिला। उसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने यहाँ पढ़कर कलेक्टर का सपना देखा, एसपी का सपना देखा, वो सपना मैंने आज पूरा भी किया। मेरी यात्रा काफ़ी लंबी रही है। कहते हैं नहीं कि किसी को तो घर से निकलते ही मिल गई मंजिल और कोई ज़िंदगी भर भटकता रहा। तो मैं ज़िंदगी भर तो नहीं भटका, लेकिन मैं भी भटका काफ़ी हूँ। लेकिन सफलता बाद में मिल जाती है, देर सवेर, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, मैं आखिरकार अपने परिश्रम का हमें फ़ायदा मिला या हमें उसका नतीजा मिला। तो मेरी यात्रा को मैं अगर शुरू करना चाहूँ तो मेरी प्रारंभिक परीक्षा गांव के मातेश्वरी विद्या मंदिर से हुई। जब मैं 6ठी क्लास तक वहाँ पढ़ा, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके निर्देशन में मेरी 6ठी क्लास पास हुई। उसके बाद आदरणीय गोदारा साहब ने इस स्कूल की स्थापना की, तो मैं 2011 में इस स्कूल में आया और मैंने यहाँ पर 7वीं क्लास में एडमिशन लिया। उससे और 7वीं क्लास तक यात्रा को अगर 1 मिनट में बताना चाहूँ तो स्थिति यह थी कि सुबह से जल्दी उठना है, और सुबह अगर पराले की ऋतु है तो हाकड़ा डोका बेड़ा करना है, डोका बांटना है, ग्वार खेड़ना है कि हाकड़े आगे हवा पटूड़ी सोरो ग्वार खेड़ लो, डोका बेड़ा कर दो, पनूर को खंडे नहीं यूं करता हाकड़ा भेगा भेगा घरे काम करनो है, पासो दौड़तो स्कूल आनो है। स्कूल क्यों आनो है कि 10 बजे बसे हो गया, मार से डंडा ठोकी के लेट क्यों आया, मुर्गा बना है। तो भी डर हूँ बौड़ियों को मौकर नागणेश माता मंदिर कोड़ कर एक पतली गली होती ठेठ स्कूल आनगी, तो बे तो हूँ मैं जितना भी मेरा बड़ा बेड़ा होता बे मैं पाड़ा पग डोंडी दौड़ता दौड़ता होता, कभी बौड़िए कोटा भागता, कभी अंगूठे पैंट की मोरी फाट जाती, तो अभी तार ले थोड़ा चक दे देता कि मतलब स्कूल तक जल्दी मार सा ठाको पड़े नहीं। एडी एडी स्थितियों ठेठ इतनी होनी आता स्कूल बेर 8वीं क्लास तक तो खास पढ़ाई की थी रुचि ही कोनी, क्योंकि ठाव के कोई मोटिवेशन है नहीं, जिंदगी को पर्पज ही ठाव के पढ़ क्यों रहे हो, क्योंकि 8वीं क्लास तक के बच्चे ने की जानकारी भी कोनी है। बेर 8वीं क्लास में एक आया तो एक रेस्ट होती है सपन दिया टेबल ने घात पर अंतर पोनी रमता कि हाँ ठीक है पर पोनी रमो तो बंदा आवदे कदी क्यों भिड़ जाता कदी नहीं कर जाता एड़ा कौन करिया। 8वीं क्लास आई थोड़ी सी भूजी बाबरी, आदरणीय रमेश जी लखानी सर यहाँ पर है, आदरणीय लादू सिंह जी रावड़ो साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और भी गणमान्य टीचर यहाँ पर रहे, और उस समय मुझे इनका मार्गदर्शन भी मिला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मैंने 8वीं क्लास में पहली बार मेहनत करना शुरू किया, और 8वीं क्लास मेरी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट थी। तो उससे क्या हुआ कि 8वीं क्लास में मैं
पहली बार अच्छी पढ़ाई शुरू की तो मेरा क्लास में चौथा स्थान बना। मुझे आज भी मेरे परसेंटेज याद है 84.19। उस समय पीर सिंह जी राजपुरोहित हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। उनका कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुजी आज भी अपने शिष्य को याद रख रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य था ही, लेकिन उनका भी ये सौभाग्य था। तो 8वीं क्लास में पढ़ाई ठीक ठाक, थोड़ी लाइन में पकड़ी। तो फिर 9वीं क्लास में और ज़्यादा मेहनत करने का मौका मिला। मैं हो जो थोड़ा बड़ा करूँ, क्योंकि एक सिस्टम हुआ करे तो उसके टॉप 3 में आयो, टॉप 5 में आयो। तो टॉप 5 में था, ठीक में फिर हो जो टॉप 3 में हूँ। तो 9वीं क्लास में मेरो दूसरो स्थान आयो। पहलो स्थान दामोदर मूट को मेरे क्लासमेट साजिद के दी वो तो हुई, और दूसरो स्थान आयो परसेंटेज तो पिता कौन बिना मोटा के निपे पिंचोनेड़ा कौन बिना, लेकिन मेरी क्लास में मेरे सेकंड स्थान हो। तो मन खुशी मिली कि सेकंड तो आए रहो, मैं 10वीं में आया रहा हूँ, 10वीं में पहलो स्थान आना है। तो अगर प्रॉपर आगे बढ़ने को जज्बो पाप रहे हो कि कहीं बेटर करूँ। तो 10वीं क्लास में दिक्कत आई कि घर की स्थिति बहुत खराब है। माँ बाप तो 2005 करसा पंथी भेरा करया। हेंगो पहलो राय सिंह रिसाल सिंह जो भेरो कियो 5 साल, बेरो तेजपाल सिंह सन ऑफ दीप सिंह को भेरो करियो, बेरो पास हमारे ही काकबिडो भाई को भेरो करियो 3 साल। करसा पंथी सालाना रुपये पासे लाख 1.5 लाख। तो बहु सोरो देखे नहीं तो मोटा अपना नहीं देख सके कि अपना पूरा हो नहीं वे अपना माँ बाप तो करसा पंथी भेरा करे, लाख 1.5 लाख रुपया आगे जान पासे खर्चो काट पड़ा। तो बहु रुपये की कर पूरा ही हुए। तेरे 10वीं हो जो कम से कम स्कूल की एजुकेशन अपन इतनी बढ़िया स्कूल में गाँव की हैंगो बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है। इतना नाड़ी तोड़ मेहनत कर पड़ा, रात का हियाड़ा भी मरे रात के 2 बजे ठाडो बायरो बाजे जनवरी फरवरी में बीइंग मो इंडिया में राइड एंड दैट बहुत आसान नहीं है। मेरे खुद के लड़ों घनी फूरुड़ी है, तो मैंने खुद अनुभव है। तो मेरे पापा हार्ट पर गई लेनो फोर सके, तो फिर मैं वो जो मेरे बाप मन तो कर पढ़ा रहा है, तो उनका ही तो बेटर करूं। क्योंकि मेरा ये कहना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का पहला स्टेज 10th क्लास होती है, जहां आप खुद को प्रदर्शित कर सकते हो कि आप क्या हैं। और मुझे वो सौभाग्य मिला 10th में खुद को दिखाने का कि मैं क्या हूँ। तो 10th में मैंने पढ़ाई की। हमारे घर पे उस टाइम 2 झोंपड़े थे और एक ईंटोड़ो कमरो हो, एक छपरी हो। तो मैं कहीं जो मोटूडो आ रहा है अपने व्याकर एक ही तड़ो आ रहा हूँ, एक मोटूडो आ रहा। तो मोटूडो आ रहा मैं को इंग मो एक जगह खोचो है, इंग मो बोरियो रिजका बाजरी की नौकड़ी पोंकोड़ खोचे मो मैं मेरो सेटअप बना दियो। लारे टाटे में एक दरी कोका ठोक भरी सिपा दी ताकि फूट लोग आवे हम भाई के स्टडी बढ़िया चल रही है। अमीर लोगों में स्टडी रूम होया करे, अपने कोई स्टडी रूम हो, अपने जरूरत कौन भाई के बढ़िया बढ़िया स्टडी रूम जोई जाए। नी से 2 दरिया पैसा पे मत राली जगो डाउन के बा ओडन की डाल दी बाप पैसा दे अपने पिंड के ऊपर गद्दो ने बाजू की ओपन बना दिया अपने बेंच डेस्क। अमीरों लोगों में डेस्क क्या करे, बन बेच क्या करे, तो अपने भाई डेस्क ही एक तो कोई फाइल लेना है और मैं फाइल में गा दिया पुरानिया पेपर के लाल साल 10th ग्रांड पेपर है। दिक्कत कहीं आ रहे ऊपर बड़ा मौके भवरा गणा, तो भाई भवरा बेटा ऊपर हो कोई थोड़ा नोक तक घुड़ो गणो, तो हर रोज साफ करना आल जो भवरा इलाज कहीं बेर ऊपर एक अंगूठियों में हो जो बड़ा अंगूठी बहुत, ताकि भवरा को भी थोड़ा ना होगी वो थोड़ा वो अंगूठियों में ही रह जिन्नी जो नहीं पड़े, रोज में साफ नहीं करना पड़े। तो बड़ी स्थिति में 10th की शुरुआत की हुई। और मेरा साथी भी यहाँ प्रथम परक होया 10th क्लास का। मेरा आज भी बेदनी हो याद है जब मेरा का प्रथम परक होया, ठीक रिजल्ट आयो। मेरा सेकंड परक होया, ठीक रिजल्ट आयो। हरिद्वार से एक परीक्षा हुई, हैंग पेपर बढ़िया होया, परसेंटेज भी बढ़िया बढ़िया। लेकिन अंग्रेजी में अरुण कुमार जी सेन उस समय इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे, तो मुझे 80 में से सिर्फ 34 नंबर आए। तो मुझे कहा बेटा हकीकत में तू पास ही नहीं हो रहा अंग्रेजी में, तो कि मैंने तुझे पास किया। मेरी अंग्रेजी उतनी खराब नहीं थी, लेकिन होता क्या है कि आज भी एक रोट लर्निंग जिसको रटन विद्या कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा चलती है, तो अंग्रेजी को रटना पड़ता है। जबकि यूपीएससी के एग्जाम में भी अंग्रेजी का पेपर आता है 300 नंबर का, लेकिन वहाँ रटन विद्या नहीं है, वहाँ आप अपने नॉलेज से बेसिक नॉलेज से उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन वो दिक्कत हुई, तो फिर मुझे लगा कि इंग्लिश को ध्यान देना चाहिए, तो मैंने इंग्लिश पर ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने जनवरी के लास्ट में जब तृतीय परक हो गए तब मैंने स्कूल आना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि उस समय ब्रजेश बघेल हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे 10th क्लास में, उन्होंने कहा था बेटा सुखराम जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 10th पहली सीट ये मारवाने को तो पहलो पागोती है, अगर पहलो पागोती मजबूत हो तो अगला पागोती अपने आप मजबूत हो जाएगी। तो मैं भी ले आज भी वो टीचर को शुक्रगुजार हूँ, शायद भी आज कहते हैं कि इतनी मन को जानकारी नहीं है।
मेरा सेकंड ग्रेड टीचर लागू आदमी सुंदराम जी से जो जानकारी मिली है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये पहली सीढ़ी है और इसको अच्छा मजबूत बना। तो खास बात ये रही कि वे गणित के टीचर थे और 10th बोर्ड के एग्जाम हुए राजकीय स्कूल में, तो मुझे पूरा भरोसा था कि अपने 90% स्टूडेंट जी मेरे के 3 लिस्ट होती पेपर देना आता, एक तो है लोवेस्ट कितना मार्क नंबर आ सके कि यूं कम नंबर मन को ना है, तो मैं बना दियो कि अपने 90% तो कम को नहीं बने। दूसरी लिस्ट बनाई कि अपना हकीकत में कितना परसेंट बन सके, तो मैं क्या मेरा 95% मेरा हकीकत जड़ी मेहनत बढ़ना जरूरी। तीसरी लिस्ट बनाई कि क्यों नहीं राजस्थान में टॉप कर लूँ, तो कभी कभी खुद ने मोटिवेट करने के लिए मैं खुद ने टॉप कर दिया, मेरा 95% बन सके हाईएस्ट राजस्थान पूरा टॉप कर दूँ। लेकिन रिजल्ट उम्मीदों के अनुकूल हमेशा नहीं आता है। सबकी इच्छा होती है कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 बन जाऊं, लेकिन कंपटीशन की दुनिया है, मेरे जैसे पढ़ने वाले और भी बहुत है, तो वैसे ही धुरंधर और भी थे। तो मेरे 94.33% बने और मुझे जिला मेरिट में स्थान मिला। और तब स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से रमेश जी उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, तो रमेश जी का कॉल आया कि बहुत बहुत शुभकामनाएं सुखराम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जिला मेरिट में स्थान हासिल किया, 94.33% बनाए। मेरे से आगे अंजलि देवड़ा थी, तो क्या आप सेकंड स्थान हो। मेरा फिर वो सपना अधूरा रह गया कि मैंने 8वीं क्लास में चौथे में था, 9वीं में दूसरे पे आ गया, 10वीं मैंने सोचा पहले स्थान पे आ जाऊंगा, लेकिन 10वीं में पहले स्थान पे नहीं आ पाया, अंजलि देवड़ा फर्स्ट स्थान पे आ गई। परसेंटेज उनके 95 समथिंग ऐसे कुछ थे, मेरे 94.33 रह गए। तो मुझे एक बार फिर झटका लगा कि अब तो क्या कर सकते हैं। 10th की पहली सीट थी, उसमें टॉप नहीं कर पाए, सेकंड स्थान पे स्कूल में आ गया और जिले में मेरा मेरिट में 8वां स्थान लगा। तो फिर सोचा कि जो हुआ सो हुआ। उस समय आदरणीय रमेश जी लखानी यहाँ पर मौजूद है और आदरणीय लादू सिंह जी रावल शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उन दोनों का मेरे पास कॉल आया कि शुक्र हमें तो तेरे पर भरोसा था ही, क्योंकि मेरे को तो फोन हो कौन आजकल का टाबर तो 10वीं के सोरे फोन रखा डूजे, मेरे को फोन ही कौन। मेरे पापा का नंबर दिन उड़ा है नहीं, क्योंकि हूँ क्लास में मार सो बहुत प्यारो बच्चों हो, क्योंकि हैंगो लाड करता कि वो छोटा पढ़ने वाला है, तो मार्च नहीं लाग तो यूँ। तो बी टाइम कभी कभी फोन जी सुंदराम जी मैया साहब हमको 10th में हिंदी पढ़ाने आते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि कोई बड़ी क्लास का टीचर आज हमको 10th में पढ़ाने आया था, हमारे लिए गौरव की बात हुआ करती थी कि आज सुंदराम जी हमको हिंदी पढ़ाने आए हैं, तो हम कभी खुश हुआ करते थे। तो उस सन 2013 में लगभग सुंदराम जी ने भी स्कूल ज्वाइन की थी, तब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि 10th में मेरिट में आया। और उस टाइम मेरा भाई गांव में धर्माराम जी इस्लाम यहाँ पर मौजूद है, उनके वहाँ पर पेट्रोल पंप पे उनकी दुकान पे काम करता था, तो उसके लिए भी बहुत गर्व की बात थी। गाँव में सबने कहा कि ये सुखराम का भाई है, तो मेरे भाई को आदर मेरा मेरे लिए वो भी बहुत गौरव करने वाला पल था। और दूसरे दिन ये रिजल्ट आया था 10 जून 2015 को, मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि पहली बार मेरा नाम अखबार में छपने जा रहा था। 10 जून को रिजल्ट आया, 11 जून को सुबह अखबार छपा। मैं अखबार का तो शुरुआत से ही पाठक रहा हूँ, मुझे अखबार पढ़ने में बहुत रुचि है। तो 10th का रिजल्ट 10 जून को आया, 11 जून 2015 को अखबार है। मैं सबसे पहले गाँव में आया और मैंने अखबार खरीदे। मैंने कहा अपने भास्कर पत्रिका आज तो खर्चा करके अखबार तो लेंगे ही लेंगे। फिर उस समय सुरेंद्र जी पत्रिका से है दिलाराम जी के, उनसे मैंने अखबार खरीदा और मैंने अखबार में देखा सीधा मेरा नाम, मैंने नहीं देखा फर्स्ट कौन है, मुझे नहीं मतलब मेरा है कि नहीं है, मुझे वो मतलब था। तो मैंने सीधा मेरा देखा 8वीं रैंक पे सुखराम लिखा हुआ है। फिर मैंने पत्रिका पे देखा, पत्रिका मतलब आज भी मेरे पास वो अखबार पड़ी है। मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस पे क्लिप लगाई थी, मैंने कहा कि मैंने 10th में कलेक्टर का सपना देखा था, वो आज 1 दशक बाद पूरा हुआ है। तो उस टाइम अखबार में नाम था, मेरे पिताजी का नाम और मेरे माताजी का नाम अखबार में छपा हुआ था। तो उसकी वजह से जब 11 जून को लोगों ने अखबार पढ़े, तो कई रिश्तेदारों ने फोन किए कि ये उग्राराम मथुरा देवी आप हो। मेरे पापा को पूछा कि हाँ मेरा बेटा ही है जिसने मेरा और मेरी पत्नी का नाम अखबार में छपा है। तो मेरे लिए बहुत गर्व वाली बात थी कि कम से कम पहली बार तो माँ बाप को नबे अखबार में आयो। अरे माँ बाप हो जाए मारो सोरो सपूत बने, सोरी सपूत बने, बढ़िया पढ़े और मारो नो अमर करे। अखबार में नो छपनो बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई छोटी उपलब्धि को नहीं है। तो यूँ करें 10th पास की, 10th के बाद मौका हो कि अब सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो सब्जेक्ट में थोड़ी सी लिबरल है, लेकिन उस टाइम फिक्स हुआ करता था या तो आर्ट्स बैकग्राउंड में जाओ या फिर साइंस में जाओ या एग्रीकल्चर में जाओ या बायो मैथ लो। तो मेरे साथ समस्या ये थी कि मेरा बायो लेने का मूड था, क्योंकि मुझे मैथ से डर लगता था, क्योंकि शुरू में थोड़ी थोड़ी मैथ टफ लग, 9th क्लास में मैथ टफ लगती थी। 10th में तो मैंने मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि मुझे मैथ में 100 में से 100 नंबर आ गए।
लेकिन फिर मुझे लगा कि 11th में क्या पता, 11th की मैथ भारी हुई तो मैं कैसे क्लियर करूंगा। फिर भी मेरे सारे दोस्त थे, क्योंकि वो एक तरह का मिथ है जो मैं अभी तोड़ना चाहता हूँ कि मैथ लेने वाला होशियार होता है, बायो लेने वाला कम होशियार होता है, आर्ट्स लेने वाला बहुत ठोट होता है। ये पूरा एक तरह मिथ है, झूठ है, इसका कोई पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। कोई आर्ट्स वाला ठोट नहीं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनने चाहिए। तो मैंने सब्जेक्ट रुचि के अनुसार चुनने की कोशिश की, लेकिन मेरे ऊपर पीयर प्रेशर था। पीयर प्रेशर कहे तो कि अपने भेड़ों को प्रेशर करना है, भेड़ला है नहीं होशियार बनना मैथ में गया पड़ा। तो मैं वो मेरा था एक दोस्त मैथ में गया पड़ा, वो एक लोग बायो में आर्ट्स में रह गयो तो बस कस को नहीं आओ, पर बात बने कोई। तो वही दो देखा देख में मैथ ली तो मैथ ठीक ठाक रही। 11th में पास हो क्लास में पूरी स्कूल में चौथो स्थान लाग्यो। 12वीं में आई पास तो 12वीं में पास हो इतिहास दौरान को वक्त आयो। तो मैं हूँ जो 10वीं में मेरिट में आया, 12वीं बड़े मेरिट में आओ। लेकिन सदा समय एक सा नहीं रहता है। आज अभी पहले धूप थी, अभी धूप कम हो रही है, सूर्य थोड़ी देर बाद अस्त हो जाएगा, कल वापस उगेगा। सुबह की जो धूप होगी वो अच्छी लगेगी, दोपहर में वापस हमको बुरी लगेगी, शाम की संध्या हमको अच्छी लगती है। तो क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता है। तो 12th में मैंने भरपूर कोशिश की, फिर भी मैं स्कूल में चौथे स्थान पर रहा। 87.80 मेरे परसेंटेज बने। मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थे। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जाएं तो जाएं का आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो किसी ने कहा अपने तो मारवाड़ महंगो मोटो जोधपुर है कि जोधपुर जोपरा महंगो मोटो डर वे अंग्रेजी मारवाड़ सरो टाप अंग्रेजी दावो को नहीं तो कहीं पढ़ नहीं सको। तो इत हो जाए बैठो का जोधपुर जाओ अपना 4 महीना अपने कॉलेज में स्टार्ट हुए कौन कि जुलाई अगस्त में जीते आप अंग्रेजी को कोर्स कर लो जोधपुर, ताकि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओ। लेकिन समय को और मेरी किस्मत को वो मतलब नहीं था, तो मैं जयपुर चला गया। जयपुर गया और शुरू में अपना मारवाड़ी छोरो मोटे हेर जाए पर थोड़ो सो डिस्ट्रैक्शन, हिंदी में कहो तो भटका, मारवाड़ी को तो उन्होंने फ्रेंड हो गए। तो शुरू में 2-3 महीना वहीं थोड़ो सो डिस्ट्रैक्शन हो गया, अपना भटका हुआ, क्योंकि नई दुनिया है, नए लोग हैं। हम गांव से उठे हुए, झोंपड़ों छप्परों से उठे हुए हैं, हमने बहुत संघर्ष किया। जबकि शहरों की दुनिया थोड़ी अलग होती है। वहाँ के माँ बाप भी अपने बच्चों को अंग्रेजी में बात करना सिखाते हैं, ना कि हिंदी में, क्योंकि उनको हिंदी भी हीन लगती है। जबकि मैं आपको हकीकत बताऊं तो कल सुबह में टीपू सिंह जी गोदारा के घर वहाँ पर जोधपुर था, तो उनका बच्चा था कुलदीप। मैं उससे मिला और मुझे इतना अच्छा लगा कि इस बच्चे को कितनी आत्मीयता है बच्चों, मतलब किसी से जो हमारे यहाँ पर मेहमान आए उससे कैसे बात करनी है। फिर मुझे पता लगा कि ये मारवाड़ी में बात कर रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि नवल जी टीकू जी चाहते तो अपने बच्चों को अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन सिखाकर विदेश में इनको सेटल कर सकते थे। लेकिन कोई आदमी अपनी जमीन से कितना जुड़ा रह सकता है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल गोदारा और टीकू सिंह जी गोदारा है, जिनका बच्चा कुलदीप जिससे मैं कल मिला वो मारवाड़ी में बोल रहा है। मुझे इतना क्यूट सा बच्चा, जैसे हम तो गांव में लूप के थपेटे खाए हुए मुंडो कालो पड़ जाए कहीं मुझे तो बे तो भाई हेर का छोरा थोड़ा बहुत रहे तो ये तो फूट छोरो लागे नो छोरो मारवाड़ी बोले मने तो विश्वास कोन में तो केड़ा क्यूट टाबर मारवाड़ी बोले, मारवाड़ी में गर्व होना चाहिए इतना की छोरे में। तो मैं वो जो देर में टीकू जी मैसेज भी करे मैं कि मुझे आज इतना अच्छा लगा कि आपने कितने अच्छे संस्कार दिए। आज आप चाहे इतने समृद्ध है कि बच्चों को फ्रेंच जर्मन न जाने कौन कौन सी भाषाएं सिखा सकते हो, लेकिन आपने मारवाड़ी सिखाई। आज बार बच्चा मारवाड़ी बोलता है तो बहुत गर्व की बात होती है। तो मेरी 12th पास हुई, फिर मैं जयपुर चला गया। 2-3 महीने में भटका इसलिए कि मेरे को कोई गाइडेंस नहीं था। घर में पढ़े थे तब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था। इसी स्कूल में इसी जगह प्रोग्राम था। आज भी मुझे याद है उसी साल रमेश जी जांगीर इसी स्कूल के मुख्य अतिथि थे और आदरणीय निबाराम जी जांगीर इस स्कूल के उस समय प्रिंसिपल थे। उस टाइम में 6ठी-7वीं क्लास में था। तो मुझे वो आज भी याद है और कुछ याद नहीं है कि मुख्य अतिथि रमेश जांगीर पीछे IAS लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों दिमाग में सेट हो गया। एक उससे भी पहले का इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि जब रमेश जी जांगीर IAS बने थे, उन्होंने तो उनका संघर्ष की तुलना करूँ, मेरा संघर्ष सच में कुछ भी नहीं है। कल परसों उनसे बात हो रही थी तो मैंने बोला साहब आपका संघर्ष तो आज भी गाँव के बच्चे की जुबान पर है। आपके संघर्ष उस जमाने में आज के नजरिए से देखूं तो इतना बड़ा है कि इतना बड़ा समुद्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय दुनिया डिजिटल नहीं थी। आज इतनी डिजिटल दुनिया, आज मेरा भाषण कोई भी सुन सकता है, लेकिन उस टाइम ये मौका नहीं था। उस टाइम सेलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू अखबार में छपा करते थे। तो रमेश जी जांगीर 2011 में IAS बनकर आए और हम घर पे थे, मैं और मेरा चचेरा भाई वगैरह गणेश। तो हमको किसी ने सूचना दी कि गांव में कोई कहीं बिड़न आयो है तो पकड़ ठोका। तो मारवाड़ी आदमी ठोकन कोई बेली के मुके जिमा है। तो मैं ना साइकिल लेने आया, मैं ना पेंडल मारिया, मैं तो ढोणी जो के को मैं निबाराम जी कहीं तो जीवन ने मिली
मेरी आया नहीं पर जी बेटा आप बड़ाई मैंने बेटा मैं शरबत बुलायो मैं गुड़ पोटियो लेकिन मैं रमेश जी दिखा कौन के देखो खरी वे केड़ो है आदमी ये तो नॉलेज तो हो कौन के की है लेकिन कोई मोटा आदमी बनियो है तो असली पर्पज तो हो के बीच कहीं जीवन में आता है कि मारवाड़ी सोरो है ठोकर में बेली वे कहीं न कहीं ठोकर में बेल दी तो जीवन में आया बाकी कोई गाइडेंस में हाथी क्लास बच्चन के ठाव है तो मैं आया गोवा में देवराम जी निमिडिया शायद यहाँ पर उपस्थित होंगे उनके यहाँ पहले वो टाइप ट्यूब पिक्चर का कुछ ऐसा था मुझे आज भी याद है 2011 की बात है स्कॉर्पियो के अंदर रमेश जी जांगीर बैठे थे मैंने उनको देखा मुझे नहीं पता था ये कौन है लेकिन मुझे अब शक्ल से याद है तब पता था उस टाइम रमेश जी जांगीर थे तो मैंने उनको देखा फिर हम भीतर हो गए घर चले गए जो हमारा उद्देश्य था वो ठीक ठाक पूरा हुआ कि शरबत मिला पीने को ठंडा गर्मियों को क्योंकि गरीब किसान के बच्चे को शरबत पीने को मिल जाए तो और क्या चाहिए उसकी सबसे बड़ी फायदा तो ठंडा पानी होता है तो हम वापस गए और इसी तरह रमेश जी वाला किस्सा मैंने बीच में सुनाया आपको तो फिर 12th करके मैं जयपुर चला गया वो सेमिनार ज्वाइन किया सेमिनार में होता क्या है कि सारी मार्केटिंग होती है जो हकीकत है मेरे को हकीकत बोलना बहुत पसंद है मुझसे आदर्शवादी बातें नहीं होती क्योंकि मैं ऐसे पृष्ठभूमि से उठा बड़ा हूँ जहाँ आदर्श है ही नहीं आदर्श का अस्तित्व ही नहीं है हमारे परिवार का मतलब ही हकीकत फैमिली इक्वल टू रियलिटी वास्तविकता है यथार्थ है कुछ भी तथ्य फेक नहीं है जो है वो है आपके सामने है किसी को स्वीकार है तो करें ना करें तो ऐसा ही कुछ माहौल था तो वहाँ मैं गया कोचिंग में मुझे लगा थोड़ा डाउट लगा ये तो नहीं क्योंकि वो उस कोचिंग से पढ़े हुए नहीं थे लेकिन उनको ऐसे प्रमोट किया गया था आप इस कोचिंग में आकर भाषण दीजिए और ताकि बच्चे जुड़ जाएंगे हमारे एडमिशन हो जाएंगे और आप चले जाना वो मुझे नहीं पता था उनका क्या पर्पस था जो बाद में मुझे फील हुआ मुझे मजा नहीं आया मैंने कहा ये सेमिनार अच्छा नहीं है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा फिर और किसी कोचिंग में चक्कर निकाले किसी और कोचिंग के मानसरोवर में छिपरापत में एक जगह सेमिनार था मैं वहाँ पर भी गया शुरू में तो फिर नहीं मिला कुछ भी फिर मैंने कुछ नहीं किया फिर मैंने सोचा वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसा साहब धनाराम जी ने बताया था और कर्नल साहब केसराम जी ने बताया था राजस्थान की सबसे एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो उसमें मैंने एडमिशन लेने का सोचा तो मेरे 12th में 87.80% थी तो मैंने सोचा कि मुझे बीएससी कर लेनी चाहिए और मैंने क्योंकि मेरे पीसीएम सब्जेक्ट है 12th में लेकिन दिक्कत ये थी कि वो था नहीं वो साल कट ऑफ चली गई 89 महाराजा कॉलेज की और मेरी परसेंटेज कम पड़ गई वो एक संयोग होता है मैं उसको दोष नहीं देता कि मेरे परसेंटेज 1.20 ज़्यादा होते तो मेरा एडमिशन वहाँ हो जाता वो एक संयोग होता है कि ऊपर वाले सब कुछ पहले से स्क्रिप्ट लिख रखी है और आपको उसकी स्क्रिप्ट पे चलना है तो मेरे को महाराजा कॉलेज नहीं मिली मैंने राजस्थान कॉलेज को चुना राजस्थान कॉलेज में मैं 4 जुलाई 2017 को एडमिशन लेने गया तो मेरे सामने उन्होंने लिस्ट दे दी कि ये सब्जेक्ट है इनमें से आपको चुनने हैं मेरे को समझ नहीं है सर इसमें कैसे क्या चुना उन्होंने कहा कि 3 की लाइट बनी हुई चुन लो तो मैंने सब्जेक्ट ढूंढे कि कोई ठीक ठाक मिल जाए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो मेरे परसेंटेज उतने नहीं थे तो वो सब्जेक्ट तो निकल गए मेरे को सब्जेक्ट मिला इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर मैंने सोचा हिंदी साहित्य तो क्या पढ़ेंगे कबीर मीरा तो पढ़ते ही है 10वीं 12वीं पढ़ाई है क्या ही दिक्कत है इकोनॉमिक्स अपने समझ के बाहर का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स तो बिजनेसमैन का अपने को पढ़ के क्या करना है फिर सोशियोलॉजी में समाज से धमाते हैं हमको सोशियोलॉजी पढ़ के क्या करना है लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं था वो तीनों सब्जेक्ट मिले मुझे 2020 में एहसास हुआ कि ये सब्जेक्ट अपने आप में कितने बड़े सब्जेक्ट है क्योंकि नॉलेज नहीं था हमको यही सिखाया जाता है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ही नहीं हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि ऐसा नहीं है सब्जेक्ट वे भी है और वे बहुत बड़े सब्जेक्ट है तो इस तरह मेरा 4 जुलाई 2017 को एडमिशन हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज में मैंने फर्स्ट ईयर में जाना शुरू किया और उसी टाइम मैंने थोड़ी लाइब्रेरी भी जाना शुरू किया दिक्कत ये हुई कि मेरे पिताजी किसान है और खेती बाड़ी करते हैं मारवाड़ी को तो फुवारा पाइप फोड़ना और उन्होंने की लू में लास्ट लो वाला इंडिया की घूंटूड़ा जब याद हो कि लास्ट लो का इंडिया घूटना कितना हो जाए मेरे खुद के इंडिया घूंटूड़ा लास्ट लो वाला क्योंकि 10वीं में मेरिट मारने के बाद छुट्टियां पड़ गई मेरे 30 मार्च 2015 को लास्ट साइंस का एग्जाम हो साइंस का एग्जाम होने के बाद मारी से बल दो 20 साल से तो झड़कियो तो इस झड़कियो अपनी मजदूरों में खाओ पढ़तो नहीं पड़े खुद अकेले पढ़े तो हूँ मेरे मोटू भाई ने मेरे पापा मेरे माँ चारे हागड़ा पेगा ढूकता इस बकेटे डालो तो वो इस बकेटे बस इंडिया आया देते इंडिया घूटिया तो इंडिया में क्या दिक्कत हुआ कि पहले लोग इंडिया घूटना बहुत आसान है लास्ट लोग इंडिया बहुत फूलो घनी हुए और ऊपर लुओ बाजे के बाप आपका पग चलना स्टार्ट हो जाए नख है बे नख पड़े एडी लू बाजे हम 10 में मेरिट में आना है 100 इंडिया घूट रहा है क्योंकि मजबूरी और कुछ कर नहीं सकते खेती किसानी का परिवार है हमारी आजीविका यही है
कि भाई लूण मिर्च लाना है तो खेती किसानी करनी पड़ेगी और भी ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो इंडिया खूंटिया भसक एड़ा मतलब कौम खेती बाड़ी का करूड़ा घना ही है। यूँ तो लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो आईएएस को इंटरव्यू बहुत बड़ी बात होती है। किसी युवा के लिए सपना होता है कि देश के टॉप 2000 स्टूडेंट में आना और उनको आईएएस का इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो पिछले साल की बात है 2023 के दिसंबर की, जब मैं घर पे था तो फिर हमारे तो ट्यूबवेल अभी हुआ है 2020 में। मेरे पापा ने 15 साल करसापंथी से बेरा किया है। तो करसापंथी से बेरा करने पे तो किसानों को वहाँ तो काम करना ही था, खुद का ट्यूबवेल हुआ। तो सोचा कि अब हमने करसापंथी से 15 साल ट्यूबवेल किया है तो अब हमारा ट्यूबवेल करसा को क्यों दें, हम खुद कर से ही तो है, हम कौन से इलीट क्लास से आते हैं। तो हमने सोचा हम खुद ही हमारा ट्यूबवेल कर लेते हैं। तो मेरे पिताजी को हिरनिया की दिक्कत होगी, 2019 में ऑपरेशन हो गया था। तो उसके बाद शरीर बहुत कमजोर हो गया था। हमें भी चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बनूं उससे पहले ही खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मैं सपना क्या करूंगा। मेरे सपने में आए मेरा आईएएस बनने का, मैं क्या करूंगा, कोई काम का नहीं मेरे लिए। तो फिर भी कर कुछ नहीं सकते थे। तो फिर 2020-21 में जब खुद का ट्यूबवेल हुआ और 2023 में मैं घर पे था तो रात की लेनो फोड़नी, हम मेरे पापा उठन से गुड़ाल में के लेनो फोड़ना हूँ तो मैं हो जो हूँ पसी जबान बैठो उड़नी दिन दिन पढ़ ले तो रात की हूँ लेनो फोड़ना की दिक्कत होती। मैं आईएएस का इंटरव्यू दे के आया हुआ था और मेरे हाथ से आईपीएस उस टाइम जा चुका था। ओबीसी सर्टिफिकेट कुछ इश्यू था और मेरे हाथ से आईपीएस चला गया था। एक कैंडिडेट वो है जो जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होता तो वो उस टाइम किसी जिले का एसपी होता, लेकिन वो बच्चा रात को 12 बजे 1 बजे लाइनें फोड़ रहा है। मारवाड़ी को तो पाइप हमारा पाइप कर ऊंचो अगली जगह नो के लाल लो पाइप कपलर को कोरोना के पीछा हुआ। मुझे लगा कि क्या मैं इसलिए बना हूँ, लेकिन माँ बाप है, बूढ़े पिताजी थे, सोचा रात को 2 बजे पापा जाके लाइन फोड़ेंगे तो मैं सोने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो युवा हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हूँ पाइप हमारा फोड़ ना जाता लैंड कदी कदी यही युवा हो तो युवा को जोश में हो जो पाइपों नहीं बता दो तो हूँ बत्ती फुहारों के लैंड 10-15 मिनट में फोड़ देता हूँ। तो कदी कदी ये हो तो कि सेकंड कोई कपड़े खुल रह जाता हूँ। तो एक दिन यूँ ही हो कि रात को लैंड आई, मेरे पापा तो फिर मैं तो बैंड भी बदला दियो, मेरे अंदर कपलर तो खुलो रहा का नायर उठाई लैंड खींचो पाइप में थोड़ा के खींच दो ताकि कपलर खुलो नहीं है। हूँ खींच बोग रहे हो वो पाइप ढेर मारो और बोग रहे हो हागा मेरे पापा उठे हमके सो लैंड तो पूरी हुई की हुई लाइट आई कुन की हुई बस हाँ दे मात क्या है मात ठा पड़े रात है तो यही पौड़ी ही पीओ पड़ो न्याल कर दिया गड़े। तो एडी संगत की कहानी और वो पास पॉइंट में जाऊँ कि हूँ बीए फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में मेरी कॉलेज राजस्थान कॉलेज थी। तो शुरू में दिक्कत होती थी जाऊँ तो जाऊँ किस में, वहाँ से 7 नंबर पर जाती थी मेरी कॉलेज के सामने तो 5 रुपया लेता और मेरे कॉलेज जाता। लेकिन दिक्कत आया कि 5 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती, बड़ी चीज़ ये कारण होती कि घर में 5000 रुपया आता, 5000 रुपये भी कितों आवता बहुत मन था हो कि मेरे पापा बहुत बड़ी मुश्किल 5000 रुपये जुगाड़ कर पा रहे थे। आदमी सालाना इनकम 1-1.5 लाख रुपया अभी पूरा घर संभालना है, ऊपर अपना मृत्यु को जड़ा संस्कार पालूड़ा है मेरे दादे दादी खर्च भी कियो, अभी बहुत बड़ो कर्ज हो गयो, मेरे भाई को ब्याह बहुत जल्दी कर दियो, घर में बहुत कर्ज हो गयो, मेरे बुआ मायरा किया बहुत कर्ज हो गयो। तो कर्जों मत घणो ही 2 की मिट्टी ब्याज भर रहा हूँ जगतोंगा और भी बावजूद मेरे पापा मैंने हर महीने 5000 रुपया जयपुर भेजता कि मेरे सोरो कम से कम लाला दो तो को पटा सके कम से कम बाप रन पटाऊं। तो मेरे को 5000 रुपये में हिसाब हो तो कि 2500 रुपया अपना सीधो कमरे किराए जयपुर ला रुपया रहे 2500 में 900 रुपया जयपुर लाइब्रेरी की फीस ला रुपया रहे अपने 1600 रुपया मन पूरो 1 महीनों निकालना। आज की टाइम में आज का सोरा 1600 को खमीड़ पे रहे और मैं एक जयपुर जड़ी सिटिंग 1600 पूरो 1 महीनों निकालता बेरो एडी स्थिति है 2018 19 20 3 साल। अंगूर क्या होते हैं, आम क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, मैंने चखा तक नहीं, क्योंकि चखेंगे कैसे, उनके पैसे लगते, पैसे अपने पास तो है नहीं। अपने पास 1600 रुपये है, उसमें से हर महीने आने वाली मैगजीन भी लेनी है, कभी कभार नोटबुक लेनी है, पेन भी लेनी पड़ जाएगी, कभी और कुछ और लेना पड़ जाएगा और अपने को खाना खर्चा भी निकालना है। तो मैंने 3 साल तक कोई फल फ्रूट क्या होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है वो चखी तक भी नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब तक अच्छा ये हुआ कि धर्माराम जी इस्लाम यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके यहाँ मेरे बड़े वाले भाई को उन्होंने रोजगार दिया, अपने पेट्रोल पंप पर अपनी दुकान पर रखा।
तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ घर पे नेक्स्ट टाइम पे होने शुरू हो गई। उसी टाइम आदरणीय गोदारा साहब का मैं तो कभी ऐसा भूल ही नहीं पाऊंगा कि मेरे बड़े भाई बजरंग को 2017 में 6 जून 2017 मुझे आज भी डेट याद है, उस टाइम उसकी अफ्रीका की टिकट कंफर्म हुई थी और आपने इतनी अच्छी जगह उसको दी रहने को कि कांगो वैसे बहुत डेंजरस कंट्री में आता है। जैसे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझको पता है कि कौन कौन सी देश कैसे है, वहाँ कंडीशन कैसी है। गोदारा साहब ने वहाँ पर इतना सेटअप किया, वो सेटअप हो सकता है दुनिया को बहुत आसान लगे, लेकिन कांगो बहुत डेंजरस कंट्री है। मतलब आसपास के देशों से उसका जो जातीय संघर्ष है वो चलता रहता है। आज भी कुछ दिन पहले जो जिस जगह बजरंग रहता था गोमा में, मतलब कांगो में कई स्टेट है, वहाँ पर एक नॉर्थ किवू नाम का स्टेट है, किवू झील के पास में। नॉर्थ किवू की स्टेट कैपिटल है गोमा। गोमा में बजरंग रहता था। गोमा में नवलजी सर की एक दुकान है, उस एक दुकान पे बजरंग रहता था। यानी बजरंग से कोई बात करने वाला मारवाड़ी नहीं है। बजरंग के ऊपर बॉस रिजवान भाई थे, तो उनका बहुत प्रेशर डिसिप्लिन उनका तो गोदारा साहब को पता ही होगा। रिजवान जी का डिसिप्लिन बहुत सख्त है कि एकदम एग्जैक्ट जो काम बोला है वो करना चाहिए, सामने चूं चपाट नहीं करना। तो बजरंग पहला कैंडिडेट था, तो वहाँ पर बजरंग को अफ्रीका में काम करने का मौका मिला और बजरंग ने इतना जुनून दिखाया। बजरंग ने चाहा कि 2 साल बजरंग ने गोदाम में काम किया, फिर नवलजी सर से रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी दुकान संभाल सकता हूँ अगर आप मुझे मौका दे। तो नवलजी सर ने शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भाई पर भरोसा किया और मेरे भाई पर मुझे इसलिए भरोसा था कि हम जब छोटे थे तब गांव से घर से गांव आते थे स्कूल, तो बीच में अपने मारवाड़ में के बोलियां घनी पड़ती एरिया में, तो मैं बोरिया चुकता। मैं तो है स्कूल में आवता जब बोरिया खा लेता, लेकिन बजरंग पे बोरिया खाव तो कौन। बजरंग एक मुट्ठी 5 रुपया क्लास में टापू बेच दो कि एक मुट्ठी बोरिया दे 5 रुपया दे, लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो। मैं तो पहला स्कूल आए पहला खत्म कर देता, लेकिन बजरंग को ठेठ बिजनेस माइंडसेट हो गई दिमाग में, तो मन पूरा भरोसा हो कि बजरंग नवलजी की बहुत बढ़िया कह रही। और बजरंग इतना बढ़िया काम किया कि नवलजी की जगह गोमा में दुकान है, वो कस्टमर ने इंप्रेस करने के लिए बजरंग आपको खानो तो कस्टमर दे देता हो, आप खुद खानो ही कभी के ऊपर खानो नहीं खाओ तो जैसे बड़ो कस्टमर आए रहो बजरंग का वो भी 10-15 हज़ार डॉलर तक सामान खरीद सके। तो एक इंप्रेस करने का तरीका है कि हेट खुद बोल दें कि 20 जगह हेट बजरंग हो, बजरंग बैठो दुकान में, ये कस्टमर हेट खुद आपको खाना ऑफर कर दे तो कस्टमर तो हो सके मेरे हेट तो राजा भगवान है। तो बजरंग आपको खाना तक ऑफर किया हेट में जगह कस्टमर आ तो कस्टमर बहुत खुश होता। तो बजरंग बहुत स्ट्रेटेजिक वे काम कियो। तो बजरंग को कभी महीने व्यापार गोदारा साहब को बहुत पुराना अनुभव 30-35 साल का। बजरंग कभी मुझे भेजता था कि इस बार मेरा है, मुझे रिजवान भाई ने जितना टारगेट दिया उससे भी ज्यादा मैंने अचीव किया है। और रिजवान जी ने टारगेट दिया 7 लाख, तो बजरंग ने एक बार 7 लाख $85,000 एक दुकान से कलेक्ट करके दिया था गोदारा साहब की कंपनी को। तो मुझे पूरा भरोसा था, मैंने पता था मेरा भाई है, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिस भी काम को करो उसमें फुल डेडिकेशन, नो एक्सक्यूज, जो है उसमें पढ़ जाओ। मारे क्या हो कि मीच पढ़ जाओ, कहीं मत हो तो कि हो ही तो फंसे देगी चाहिए। तो बजरंग ने खूब जुनून से काम किया और वहाँ रह के 4 साल रह के गोदारा साहब के आशीर्वाद से काफी हमको वित्तीय सहायता मिली। तो वित्तीय सहायता से हमारे ऊपर कर्जा था। कर्जा कब का था? कर्जा 2011 में, जो मेरी दादी की उस समय कर्जा था हमारे ऊपर। कर्जा 2011 मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, उस टाइम पे हमारे ऊपर कर्जा था। भीमाराम जी सोनार तो गांव से इनका 2011 का कर्जा हमने बजरंग की अफ्रीका से सैलरी आई थी उसे 2019 में चुकाया था। आप सोचो 8 साल तक हमने ब्याज भरा, सिर्फ एक चीज है कि हमारा पैसा है ही नहीं, हम दे तो दे कहाँ से। तो इतना बड़ा संघर्ष किया और बजरंग ने पैसे भेजने वहां से शुरू किए। तो फिर होता क्या है कि हर कंपनी में होता है, तो बजरंग बोलता था कि रिजवान जी $2,000 घर पे भेजने, तो रिजवान जी 2000 नहीं 1500 भेजते। तो मैं कहता था कि यार सेठों को बोला घर अपने घर में जितनी जरूरत है मत ब्याज चले तो कमा लिया पे तो कमोड़ा पे क्यों रखे, वो कहे तो कंपनी को सिस्टम है ये घूम घूम के मेरे लिए अलग व्यवस्था तो रखो। मैं सही बात है, लेकिन अपने मत कर्जों पे हर महीने अपने तो लाख रुपये 2,000 बढ़े, लाख रुपये 12 महीनों कर्ज 24,000 2 मिलती हूँ, तो अपने 12 महीनों 24,000 का जरूरत लगे। फिर भी ये बहुत बड़ा संघर्ष है। 2021 में मेरी भी जयपुर पढ़ाई चलती और 2021 में एक बहुत बुरा दौर आया मेरी जिंदगी में, वो कभी भी नहीं भूल सकूं। दिक्कत ये हुई कि 2020 में कोरोना आयो और कोरोना में लगभग पूरी दुनिया में जगह भी आपको आपके देशों में पासा लोग आए रहा, जब शहरों में पे घूम आए रहा। मैं क्या करियो हूँ तो मैं हुई जो मदद कलेक्टर बनना है
और ये कोरोना में ढोनी के ऊपर तो ढोनी मेरे पढ़ाई रखो कि ढोनी तो हैंग हो गई हर घर आड़ा काड़ा है तो भी प्रॉब्लम चले खेती किसानी के कदी कहीं कदी पाइप को जो कदी धौन साहब है 20 बोरी हो 15 बोरी हो गई हो तो ही बात घर में टेंशन हो गई तो टेंशन मेरे बाप ने वही मेरी माँ ने टेंशन हुई कि 20 बोरी धौन कीमत जो भी 15 हो तो बात टेंशन तो मैंने भी हुई तो मेरी पढ़ाई की करो तो मैं क्या करे कोरोना में कमरों कर दियो बंद बाहर देख दियो कमरे के बाहर है कि कोई बिना अनुमति के मेरा गेट में खड़काए और मैं 1-2 किलो मिर्चों मंगा लेनी मिर्चों को रोज गाड़ बनावतो और अपन रोटी ठोकतो बाहर कोई मिनक होता को नहीं क्यों कोरोना में मिनक खाई हुआ तो शाम की टाइम 8 बजे ऊपर छत में जाओ तो बरकत नगर की हड़क है जयपुर में तो अभी हड़क मत कोई साइकिल आड़ो गाइड वगैरह जाओ तुम ठेठ तक देख तो वो मिनक से क्योंकि कोरोना मिनक खाई हुआ मिनक कहीं घरों हो गया हड़क पड़ी एकदम खाली तो अभी एक दिक्कत आनी शुरू हुई कि आपकी जब समाजीकरण अच्छे से होता है फिर आप अपने समाज से छूट जाते हो तो आपको एक मेंटल प्रॉब्लम आने लगती है जिसको अंग्रेजी की भाषा में लोनलीनेस कहा जाता है हिंदी में अकेलापन कहा जाता है मारण निकट के सुर एक लो पड़ गयो तो हूँ बीटे में एक लो पड़ गयो दिक्कत आई कि मैं कोई बोलनी ही नहीं हो और मेरे को एडो की बढ़िया फोन भी कोनी आ क्योंकि ये तो हुरू में क्यों जन मेरे को 1208 नोकिया फोन हो जके में लाइट भी ही दे रहो वही भाई ट्यूबलाइट के सोने में जान देखो पर दो किंग फोन आयो है बस हूँ 10वीं मेरिट में था आदरणीय गोदारा साहब को मैंने सिलेक्शन फोटो भी भेजा जय सिंह साहब थे गोदारा साहब थे टीकू सिंह जी थे तो मुझे स्कूल की तरफ से 51,000 रुपये मतलब एक डोनेशन मिला स्कॉलरशिप जैसा तो मैंने उन पैसों से पहली बार जाके मेरा खुद का फोन लिया क्योंकि फोन का रुपया 10,000 लागे स्क्रीन टच आने का 10,000 रुपया घरे 2 महीनों खर्चो आवे तो 10,000 रुपया के तो लेना हूँ तो 9 गोदारा ने 51,000 रुपये का चेक दिया उस चेक को मैंने बरकत नगर की ICICI बैंक में जमा करवाया वहाँ से मेरे 51,000 रुपये आए और उन रुपयों से मैंने मेरा फोन लिया वो भी मैंने मेरे पापा को पूछा मैंने कहा मैं फोन लेना चाहता हूँ मेरे को पढ़ना है यूट्यूब वगैरह पे कुछ क्योंकि कोचिंग करने के पैसे दो आजकल के बच्चे तो 12th की कि नहीं कि जयपुर के सीधी कोचिंग ज्वाइन कर ली कि कोचिंग ही सब कुछ पार करवाएगी जबकि मेरी यात्रा में खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि कोचिंग की भूमिका 1-2% भी नहीं है मैंने पूरी की पूरी IAS की तैयारी सेल्फ स्टडी से की है किसी का कोई सहयोग नहीं रहा है सिर्फ सहयोग YouTube का रहा है जो किसी का नहीं है किसी कोचिंग का नहीं है वो YouTube एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सबका है डिजिटल दुनिया है डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है वो सबके है तो मैंने उस YouTube से पढ़ाई थोड़ी बहुत शुरू की तो वो नवल जी गोदारा का एक बार पुनः शुक्रगुजार करूंगा आपने ऐसी व्यवस्था रखी कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको 51,000 रुपये थे तो मेरे उन 51,000 से मोबाइल आया तो मोबाइल से मैंने पढ़ाई शुरू की YouTube पे मैंने सर्च किया IAS की तैयारी कैसे करें तो वीडियो आते थे देखता गया धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया और 2021 का वो बुरा दौर आया जब मुझे इतना अकेलापन फील होने लगा कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी मैंने मेरा सचेरा भाई गणेश वहाँ पर रहता था मैंने उसको कहा क्योंकि उसी टाइम 14 जून 2021 की बात है शायद सॉरी 14 जून 2020 की बात है जब कोविड था तब सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था तो उसके जस्ट बाद उसके शायद 5-7 महीने बाद की बात है मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होने लगा और जनवरी 2021 की बात है मुझे इतना अकेलापन फील होता था कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी मेरे को रात को 4 बजे में अचानक नींद से जग जाता था और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो मुझे दिक्कत होने लगी फिर फरवरी मैंने सोचा निकाल देता हूँ मार्च निकाल देता हूँ बेर हो चुके ढोनी झूमपुर पहली होली ही मेरी 4 साल बाद 2017 के बाद वो मेरी पहली होली थी जिस होली को मैं घर पे आया था क्योंकि मेरा मन तो वैसे ही वहाँ नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा घर पे ही चला जाता हूँ मैं घर पे आया ढोनी आयो माँ बाप है मारवाड़ी बोलो करो तो जी तो हो रोयो 4 दिन जी हो रोयो नो पाचो गयो मैं गए तो क्या करो पाचा जाओ पढ़ मैं जी हो गयो लेकिन मेंटल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन काफी लंबा होता है शॉर्टकट नहीं है मेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे को मेंटल प्रॉब्लम हुई मेरे को वापस वही दिक्कत होने लगी फिर 10, 11, 12 अप्रैल 2021 की बात है ये 3 रातें थी 3 रात 3 दिन मेरी आंख में मारवाड़ी में आंख में कसी नहीं पड़ी बिल्कुल मुझे नींद तक नहीं आई तो फिर मैंने सोचा अब इसका क्या किया जाए फिर 12 अप्रैल 2021 की रात मेरा मित्र यहाँ पर संविधान पीछे विराजमान है उसको मैंने बोला यार मैंने कहा कि दोस्त यार अब तो अपना यहाँ पर गुजारा मुश्किल है तो फिर मुझे लगा कि क्या करना चाहिए फिर उसने भी कुछ सॉल्यूशन दिए सब अंत मिला के मैंने और संविधान ये संविधान मेरा मित्र बहुत अजीज मित्र है जो भी जूनियर अकाउंटेंट के पद पर चयनित है और हमारे सरस्वती विद्या मंदिर का पूर्व छात्र है तो ये भी बहुत गौरव करने की बात है और संविधान ने एक ही नहीं 2 सरकारी नौकरियां ली पहले LDC में थे और बाद में जूनियर अकाउंटेंट बने अभी जूनियर अकाउंटेंट के पद में जैसलमेर में कार्यरत है तो मैंने और सवाई ने मिलकर डिसाइड किया कि हम घर चले जाते हैं क्योंकि सवाई उस टाइम में नौकरी में लगा हुआ था जयपुर आया हुआ ही था तो मैंने सोचा मेरा दोस्त है नौकरी लगा हुआ इसी में डिसाइड कर लेता हूँ तो मैं
12 अप्रैल 2021 की रात को अपने सीधी जयपुर बस आती है, जयपुर से भियाड़, उसमें चढ़ गया और सामान पैक करके मैं घर पे आ गया। घर पे बजरंग ने थोड़े बहुत पैसे भेजे थे, तो उससे हमने थोड़े झोंपड़े वगैरह संपरिया था, वो संपरिया झोंपड़ा हटान बेच के मकोन ठायो। तो अभी मशीनों चालू सत करे यार हूँ आए रो घरे। मेरे पापा कहे कहीं कम बेटा ढोनी बहन नहीं पढ़ लो, कहीं तो 10 दिन ढोनी बहन मेरी है तो तू ढोनी ही पढ़ सके। तो मैं कोशिश करी घरे में पढ़ने की। शुरू में तो माहौल पढ़े को नहीं, क्योंकि हेरों में लाइब्रेरी वे घरे लाइब्रेरी कोई नहीं, घरे भी कई दिक्कत थी, फैमिली प्रॉब्लम है, अड़ोसी पड़ोसियों की प्रॉब्लम है। तो बी टाइम क्या हो कि हूँ 2021 में घरे आए रो, मेंटल प्रॉब्लम है। तो कोई मैंने कहो को तो कलेक्टर पेड़ पुरान ढोनी आए रहो, क्योंकि मैंने मेंटल प्रॉब्लम है, मैंने तुमने ठोकण मौको मिल गयो। तो मैंने तो कहने कह दियो कि वो तुम कलेक्टर बन गया, वो तुम ढोनी आए हो। लेकिन मेरी मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम जिसने फेस की सिर्फ वही समझ सकता है। अब जैसे मानसिक प्रॉब्लम क्या होती है, वो जिसने नहीं भोगी वो कभी समझ भी नहीं सकता। कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसको भोगा है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कुछ नहीं, अपने ट्राई करते, अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया, क्या ही दिक्कत है। फिर बजरंग की शादी आ गई, 30 जून 2021 को बजरंग की शादी थी, 1 जुलाई को प्रोग्राम था। तो फिर उसके बाद 2 जुलाई को रेवणी और 3 जुलाई 2021 को मैंने सुबह से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अपने कूलर हो चुनो, मेरे पापा का लाउडो, मैं कहा पापा कूलर मन देना पड़ी तो पढ़ ढुका हूँ। मैं एक बार ही कोटे रात की ईंटों स्टैंड बना दियो, भी मत कूलर अटका दियो, मुँह बैठ ठोक दिया मेरे मुँह बे, तो कूलर लगा पढ़ना स्टार्ट कर दियो। और 10 अक्टूबर 2021 को पहला IAS का एग्जाम था और मैं जोधपुर देने गया। जितेंद्र गोदारा, सन ऑफ नरसिंह राम जी गोदारा, इनकी पूरी फैमिली का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा दोस्त मिला। और मैं जोधपुर इनके यहाँ पे रुका, मैं जितेंद्र के रूम रुका। और क्योंकि गरीब आदमी है, उसकी कोई पहचान नहीं है, तो वो जोधपुर जैसे शहर में कहाँ पर रुके, कोई जयपुर में तो कमरा किराए पे ले रखा, जोधपुर में अपना किराया है नहीं। तो जितेंद्र को बोला मैं आ रहा हूँ, तो जितेंद्र और हम मिले और वहाँ पर हम रात को रुके और सुबह में एग्जाम देने गया। जितेंद्र मुझे ठेठ स्कूल सेंटर छोड़ने गया, वो भी किसी दोस्त की बाइक लेकर। तो मुझे लगा कि इस बार एग्ज़ाम है तो शायद बेटर हो जाएगा कुछ, लेकिन मैं एग्ज़ाम दे के आया, ज़्यादा भरोसा भी नहीं था मुझे कि मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि पेपर अच्छा नहीं हुआ था। और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया था 28 अक्टूबर को 2021 को, और मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे एक भाई को बताया, बजरंग को, क्योंकि मैं ये बात बजरंग मेरे भाई से ज़्यादा मेरा दोस्त है, उसको मेरी जिंदगी हर चीज़ पता है। क्योंकि मतलब एक बच्चे के लिए ज़रूरी है कोई ऐसा उसके साथ हो जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके, तो मेरे लिए बजरंग था। क्योंकि बजरंग 2017 में अफ्रीका चला गया तो समाज से कट गया था। समाज में रहते हो क्या होता है, सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है। आप जब बाहर निकलते तब आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। क्योंकि अपने गाँव ढोनी गोंदी ठोके, अपने बूढ़ियों नहीं ठाक उनका धरती गोड़ बोले विश्वास उनके गोड़ कहते हैं, पादरी पड़ी तंगी को तो हम तो पटी डोके है, लेकिन धरती तो गोड़ है, अपन इठा है, और धरती घूम रही है, बाप अपन इठा है। तो बजरंग मेरो सपोर्ट किया, बजरंग में बताई स्थिति है कि भाई मेरो प्री परीक्षा पास हो को, बजरंग कहो कहीं को हूँ हम पास अफ्रीका जाऊँ, क्योंकि बजरंग को एक ही सॉल्यूशन हो पाई कि दूसरों घर की हम, क्योंकि बजरंग को ब्याह हो ढोनी पड़ेगी मारा माते 15 लाख रुपये कर्ज हो 2021 में, 2 की मिति ब्याज 1 लाख को 1 महीने को 2000 ब्याज है, तो 15 लाख को ब्याज जोड़ सको हर महीने भी, तो ब्याज मारे में चल रही हो। तो एक ही तारीख को हो रिजवान भाई को पास मैसेज आयो कि बजरंग तेरी टिकट कंफर्म हो गई है। 22 नवंबर 2021 की तारीख थी जब बजरंग की टिकट कंफर्म हुई, और मुझे आके बताया, हम बाहर बैठे थे, तो मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ टिकट कंफर्म हो गई है, अब तेरे को वापस अफ्रीका जाना है। तो बजरंग वापस अफ्रीका के लिए निकल गया, और मैंने सोचा मैं वापस जयपुर नहीं जाऊँगा, मैं घर पे रह के तैयारी करूँगा। मैंने घर पे रह के तैयारी की, एकदम बंद हो गया कमरे के अंदर, मुझे कोई मतलब नहीं समाज में क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं किसके क्या कौन सा फंक्शन है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं असामाजिक बन गया, क्योंकि मुझे पता था मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। घर की स्थिति बहुत खराब है, 15 लाख रुपये कर्जो पड़े हो, माथे 2 की मिति ब्याज चले हर महीनों, ब्याज बन एडी स्थिति भी यही हकीकत बता रहा हूँ कि हमारा जो कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी हमको पैसे ब्याज से लाने पड़ेंगे। जैसे भाई के फलोने आदमी उठ पैया लेवड़ा ईद तारीख की बोली करूड़ी है कि भाई तुम ब्याज दिखा दो, लेकिन पैया है को तो दूसरे आदमी ब्याज पैया लाल को ब्याज भरो, आ कंडीशन है। बूढ़ी 2021-22 की बात है। तो बजरंग पास अफ्रीका के ऊपर, और मैं पढ़ाई पासी स्टार्ट करी, और मैं पढ़ाई स्टार्ट करी तो पासी थोड़ी दिक्कत आई, और क्योंकि प्री हुए कौन पहली बार मैं हो यार प्री तो कौन कलेक्टर प्री है तो बेरो मैं कोशिश करी दोबारा एग्जाम देने की, और 2022 का एग्जाम 5 जून 2022 को मेरा IAS का एग्जाम था। 4 जून 2021 को मैंने एक वीडियो बनाया। मेरी खुद से बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं सेल्फ टॉक जिसको मोनोलॉग या कुछ लोग खुद से बात करना बोलते हैं, मैं ऐसे फ़ोन खोला वीडियो बनाया
और मैंने मेरे दोस्त संविधान को भेजा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इस साल मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। ये 4 जून 2022 की बात है। और मैं आराम से सो गया। रातानाडा उधर साइड किसी एक गेस्ट हाउस था, 200-300 रुपये में जुगाड़ किया, मैं वहाँ पर सो गया। और सुबह गया मैं, एयरफोर्स एरिया में मेरा सेंटर था। 2022 की बात है, 5 जून 2022 को मेरा सुबह एग्जाम था। मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। आईएएस के प्री के 2 एग्जाम होते हैं, तो पहला पेपर तो हो गया, दूसरा पेपर होता है दोपहर को। और मई जून में बहुत गर्मियाँ पड़ती है, तो दिन को रुके तो रुकेगा किसी बौड़िया हड़क पहाड़ बोंग पहाड़ बौड़िया जगह आसी कर पड़ो थेलो मेरे को इरो के बना 2 घंटा हो गया, क्योंकि आईएएस के 2 प्री के एग्जाम के बीच में 3 घंटे का गैप होता है। तो मेरा दुजुड़ा एग्जाम देना दुजुड़ी लागे मेरे प्री हो जी। मैंने सीधा वहाँ से अकलिया चौराहे आया और अपने शाम को 7 बजे जोधपुर वाली बस आती है बिहार के लिए, मैं उसमें बैठ गया और मैंने मेरे भाई को और संविधान को मैसेज किया। मैंने कहा कि इस बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। इन दोनों को बहुत खुशी हुई, इतना कॉन्फिडेंस है तो हो ही जाएगा। फिर 22 जून 2022 को 3 बजे के लगभग 4-5 मिनट हुए होंगे और प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। और मैंने ऐसे फ़ोन में देखा, मेरे रोल नंबर लगाए 22000867 मेरे रोल नंबर थे 2022 में आईएएस की प्रीलिम्स एग्जाम में। मैंने सर्च किया और मेरे रोल नंबर मिल गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं जोर से चिल्लाया एकदम मारने को तो जोर डाडियो कि भाई मेरा प्रीलिम्स क्लियर। आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आईएएस की प्रीलिम्स में 10-12 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और देश का सबसे टैलेंट बैठता है। उस टैलेंट को आपको साइड में करके आपको आईएएस के प्रीलिम्स में टॉप 10,000 में आना है, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई, मैं जोर से आवाज लगाई तो मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई, सोई हुई थी, आई के बेसोरे की हुई के ठगे। पर मैं गेट खोलियो मो सेकंड में गेट खोलियो, मैं कहा भाभी मेरे तो दो जोधपुर परीक्षा देना आयो बे हमके पास होगी, क्योंकि मेरे माई तो ढा नहीं कि आईएएस को प्री के वे मेंस के वे बोले तू उठा के परीक्षा बेटा जोधपुर हुई बे तेरे पास कौन हुई। तो मैं कहा मेरे बे जोधपुर भाभी 2 परीक्षा हुई बे 2 मेरी परीक्षा पास होगी। मेरी माँ खुश रही, पकड़ लागे मेरे पापा गुडाल होता, आज भी बा गुडाल जिंदा है और ऊपर वाले की किस्मत रही है, ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो उस गुडाल को हमेशा मैं जिंदा रखूंगा। तो भी गुडाल मेरे पापा होता नींद आड़ा होता, मैं जगह में पापा पापा बे हमके जोधपुर 2 परीक्षा देना आयो बे मेरे पास होगी। मेरे पापा बहुत खुश है, क्योंकि मन मेंस में पूरा भरोसा हो, प्री एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बेर मैं प्री परीक्षा में पास होगी। तो बेर हूँ दूसरे दिन निकल गयो जयपुर के लिए। जयपुर के रेवण की व्यवस्था नहीं, मेंस की परीक्षा जो त्यो कर परी संविधान मेरो अजीज मित्र है तो मैंने मेरी व्यवस्था भी कर दी कि भाई तू किधर है। तो हूँ बे तो रेवण ने गयो, तो बे रहो 2-3 महीना पासो परीक्षा दे परी मेंस वाली मेरी परीक्षा हो गई सितंबर में। सितंबर 16 लेन 26 सितंबर 25 सितंबर की लास्ट एग्जाम था। आईएएस के मेंस में 9 परीक्षा हुआ करे, एक परीक्षा 3 घंटों में हुए, 9 होती है 27 घंटा परीक्षा चल करे आईएएस की मेंस की परीक्षा। 5 दिन परीक्षा चल, एक दिन में 6 घंटा और एक दिन 3 घंटा, 27 घंटा में परीक्षा पूरी दे परी हूँ। 25 सितंबर 2022 की शाम को जयपुर से बिहार बस आती, उसमें मैं वापस घर पे आ गया। मेरे पापा उस टाइम खेत में काम कर रहे थे, मेरी 2 भौजाइयाँ और मेरे पापा डोके, अब माराड़ी को तो डोका पड़ गया। तो हूँ बहुत बोल के पापा मेरे परीक्षा में आएंगे, भी नु आए रहो। फिर बाद में मेंस का रिजल्ट आया, मेरा मेंस क्लियर हो गया। वो पहली बार था जब आदरणीय गोदारा साहब ने बजरंग को फोन किया, क्योंकि बजरंग उनकी गोमा की दुकान में था। नवल जी ने बहुत खुशी जताई कि बजरंग तेरे भाई का मेंस क्लियर हुआ, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मेरे को वो ऑडियो बजरंग ने फॉरवर्ड कर दिया। हम किसी मेरे दोस्तों ने बोला आज तो वो भाई आज जाके आईएएस का मेंस क्लियर किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर बाद में इंटरव्यू हुआ, मैं इंटरव्यू के लिए दिल्ली चला गया, क्योंकि गाइडेंस था नहीं। तो दिल्ली में 2 नगर बड़े फेमस हैं, एक तो ओल्ड राजेंद्र नगर और एक मुखर्जी नगर। तो मैं मुखर्जी नगर चला गया कि मुखर्जी नगर हिंदी वाला होती है, वहाँ मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। और इंटरव्यू के दौरान कुछ दिक्कतें भी आई, कुछ लोगों का सहयोग मिला, कुछ लोगों का सहयोग नहीं भी मिला। मैंने चाहा कि मुझे उनसे सहयोग मिलेगा। उस टाइम मेरे साथ ओबीसी का हादसा भी हो गया था कि ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट से मेरे पास स्टेट का था। तो यूपीएससी के सेक्रेटरी का मेरे पास मेल आ गया कि सुखराम जी आपके पास में ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट तो है नहीं, स्टेट का है, सेंट्रल लाओ तो आपको सेंट्रल में कंसीडर करेंगे। मैंने सेंट्रल का सर्टिफिकेट का जुगाड़ भी किया, लेकिन सेंट्रल सर्टिफिकेट वो नहीं चला, क्योंकि वो डेट का इश्यू था। तो मुझे यूपीएससी ने जनरल में डाल दिया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट आया 23 मई 2023 को, और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम मैं 2-3 घंटे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा युवा हूँ क्या है, पहली बार आईएएस का इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपन दोबारा मेहनत करेंगे, क्योंकि वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही था।
उसी टाइम बजरंग ने रिजवान भाई से अपने पिछले कई महीनों की तनख्वाह रोक रखी थी कि अभी पैसे घर में नहीं भेजने हैं, क्योंकि नठा हो गया सुखी परीक्षा पास नहीं हुई तो सुखी बहुत ज्यादा टेंशन ले वो भड़कई कर दे हूँ मेरे घर महीनों बना 12 महीनों तनख्वाह बड़ी कर पड़ी एकदम सुखी भेज ताकि सुखी राजी हुई लेकिन परीक्षा पास नहीं हुई तो वो भाई हो तो बजरंग जैसा हो। मेरे दोनों भाइयों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मेरे माँ बाप ने जो किया वो तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। तो मेरी बहन ने भी मेरे जीजू से पैसे उधार लेके हमको दिए ताकि कि पापा ने ब्याज कम भरना पड़े। तो मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए। तो बजरंग ने मुझे पैसे भेजे, बजरंग का तू और तैयारी कर, तू सोच कि तू कलेक्टर बन गया और तेरी ये सैलरी है, तेरी अगले 12 महीने की सैलरी ये है, मैंने कमाया वो सब पैसा तेरा। अब मैं क्या करता स्टूडेंट उस पैसे का, जो जितना भी अमाउंट था मुझे भेजा। मैं एक बार मेरे खाते में देखकर अचंभा हो गया कि स्टूडेंट के खाते में इतने पैसे लाख रुपए हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी स्टूडेंट के खाते में 14 रुपए, कभी 1400, कभी 5000 रुपए होते हैं। ऐसा स्टूडेंट के खाते ऐसे ही होते हैं। तो फिर वो स्थिति थी, बजरंग ने मुझे मोटिवेट किया कि तू दोबारा लड़। मैंने दोबारा एग्जाम दिया, दोबारा एग्जाम जस्ट 5 दिन बाद ही था। 24 मई को मार्कशीट आ गई थी, 24 मई 2023 को मार्कशीट देखी तब मुझे पता चला कि मैं ओबीसी में होता तो मुझे आईपीएस अलॉट हो जाता। फिर मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने मुझे बहुत संबल प्रदान किया, सिंपैथी दी, एम्पैथी दिखाई। और मेरा दोस्त सवैदान जिसका मैंने जिक्र पहले ही किया है, वो उसने कहा कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, तो पहले प्री एग्जाम दे दे। तो मैं जोधपुर प्री देने आया। जोधपुर प्री था 28 मई 2023 को और एग्जाम हुआ। और एग्जाम देते मुझे लग गया कि अपने मारो क्या कि अपने आत्मा बोल से, तो मेरी आत्मा बोल कि इस बार मेरा प्री नहीं होगा, और वो भी हुआ कि मेरा प्री हुआ ही नहीं। आप सोचो, एक गरीब किसान का बच्चा जो झोंपड़ी में बैठकर मेरिट में आया, उस बच्चे के हाथ से आईपीएस जैसी नौकरी का चले जाना अपने आप में कितना बड़ा सदमा है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब सोच से भी परे है कि इतना माँ बाप ने दुख देकर संघर्ष किया, आईपीएस जैसी नौकरी हाथ से चली गई। फिर दिक्कत ये हुई कि आईएएस का प्रीलिम्स हुआ ही नहीं। तब तक मेरा दोस्त आके मुझे संभालने के लिए 7 दिन मेरे घर पर रहा और मुझे संभाला कि तू कोई फिक्र मत कर, दोबारा एग्जाम देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन 28 मई 2023 की बात, जब मेरा प्रीलिम्स मैं एग्जाम दे के जोधपुर से घर आया था, तो फिर वो रात को मुझे ऐसे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। मैं क्यों देख पा लूँ, मेरे अंदर सीधा ये सवाल आया कि मैंने ये क्यों झंझट पाला। मैं कांस्टेबल बन जाता, पटवारी बन जाता, ग्राम सेवक बन जाता, टीचर बन जाता, सारी जॉब अच्छी है, हर कर्मचारी अपने स्तर पर रहकर देश की सेवा कर रहा है, तो मैंने क्यों आईएएस बनना ठाना। मैं आईएएस बनने की नहीं सोचता, आज मेरे इतने बुरे दिन नहीं आते। उस रात मेरा भाई और मेरी भाभी यहाँ पर गांव में सोए हुए थे, मैं उनके पास ही था। रात को बहुत ज़्यादा बारिश थी तो मैं जोधपुर वाली बस से घर नहीं जा पाया, तो यहाँ सोया। रात को 2 बजे मैंने सोचा मैं आज तो मर जाऊँगा, टाँके में कूद के खत्म मामला। अपने इधर के लोग वैसे ही सुसाइड करते तो उनका टाँका चुनते, वो बहुत बुरी प्रथा, उसके खिलाफ ही लड़ने की कोशिश रहेगी। लेकिन मैंने ऐसा सोचा, मैं बाहर निकला तो पता नहीं दिमाग क्यों घूमा। मैं घर से बाहर निकला, उधर खंडे डाले हुए थे, उन खंडों के पास घूमा। हमारे ने कुछ अरबों घूमे और पास अरबों घूमने क्योंकि जमीन में कोई एनर्जी मिला करे अरबों घूमने जना क्या कर बढ़िया अरबों घूम पास आयो मेरे पास हूँ तो मैंने कूक आवे बैठे बैठे हूँ रात को कूकू मेरे भाई मेरे भुजाई दोनों उठा के कूको क्यों रुके हो। अब मेरे मुँह के दर्द है वो बता नहीं सकूँ। अब उनकी कर बताऊँ कि मेरो प्री हुआ कौन नहीं और मेरो हाथ आईपीएस के ऊपर मेरो प्री नहीं हो मेरा क्या हाल हो, यानी कि मेरी सीधी 2 साल की एक तो अगली साल प्री और नहीं रिजल्ट पास अगली साल मतलब हमें आयो है। तो वही याद जो हो मेरो प्री हुआ कौन नहीं बेरो हड़े हड़े एंजाइटी स्ट्रेस में डिप्रेशन के फेज में एडी दिक्कत होनी स्टार्ट होगी कि मेरे घरे भी मन जयपुर तो मेरा मन लागे कोई मेरे घरे भी दिक्कत होनी स्टार्ट होगी। भजन में हो चुँ जयपुर चुँ गूगल माता ने देख वाला डॉक्टर होया करे जगह जैसे अपन हरिजन ताव सड़े तो अपने दिमाग ने भी ताव सड़िया करे, तो दिमाग के ताव सड़ने के भी डॉक्टर होया करे, बोले साइकेट्रिस्ट और हिंदी में मनोचिकित्सक होया करे। तो वो साइकेट्रिस्ट पढ़ मिलियो, मैं क्या दिक्कत है वो कोर्स मेरा आज भी चल रही है कि साइकेट्रिस्ट को बहुत भगवान भालो करे कि मैं बढ़िया कोर्स दिनो और मेरे पास एनर्जी मैं 2024 को फ्री दिनो जित के हो अप्रैल 2024 को मोहन रिजल्ट आयो। मोहन यहाँ पर मौजूद है आपके समक्ष। तो हम इंटरव्यू के टाइम दोस्त बने थे, तो रिजल्ट आयो मेरे कॉलेज को एमए को एग्जाम हो, मैं कहो मोहन वो एग्जाम सूझी पर थोड़ा रिजल्ट देके डाल दी जो एग्जाम देना किस्मत थी। 1 बजे होने 15 मिनट में रिजल्ट आयो और 2 बजे मेरे एग्जाम हो ठेठ मेरे कमरे में कम से कम 13 किलोमीटर सेठी। मैं रिजल्ट दी तो सीधो मोहनलाल सर की मन मिल के 53 रहेंगे। मैं सीधो फोन किया, मैं क्या मोहन तू ही है ने हाँ आप ही हाँ
हूँ सीधो फोन ठोक फाइट मोर मारते दियो एग्जाम देने मैं कहूँ अपनो काम हो गयो मन इतनी खुशी मिली कि मतलब लिमिट कोई मैं मोह ने ओडिया भेजा बहुत पर्सनल ओडिया भेजा मैं कहूँ मेरे मन में खुशी है लिमिट है कोई क्योंकि एक हिंदी मीडियम को टॉपर अपना ही दोस्त मिल जाए तो भी बती हिंदी मीडियम टॉपर का अपना दे के है और अपना ही दोस्त हिंदी मीडियम को टॉपर बन जाए भी कोई लिमिटेशन ही नहीं है तो भाई दुनिया में होता आज मेरे दोस्त खुद को थोड़ी ढूंढ सकूँ सीधो पूछ सकूँ तो मेरे पास मैं प्री दिन होले 2024 को मेरे प्री हो जयपुर में मोहन भी टाइम मन कह दियो मैं तू फिक्र मत कर हूँ तेरी फुल सपोर्ट करूँ तू तेरा आराम मत नो टेंशन एग्जाम दे मैं प्री देन आयो मोहन को जब फोन आई रो कि एग्जाम कैड होया मैं कह मोहन भाई एग्जाम तो बढ़िया आयो हमके लगे प्री दो जी क्योंकि मोहन को सब पता था कि इसके लिए प्री सबसे बड़ी हर्डल है इसका प्री पास हो गया तो इसका सिलेक्शन पक्का है तो मोहन ने कहा बाप मौज कर 1-2 दिन रेस्ट कर फिर वापस मेंस की तैयारी में लग जा और मेंस की तैयारी कर फिर रिजल्ट आया 1 जुलाई 2024 को उस समय मेरा भांजा धनवंतरी हॉस्पिटल में भर्ती था तो रिजल्ट देखा मैंने लेकिन मेरे पापा को तुरंत कॉल करके बता दिया कि पापा मैं 2 परीक्षा मेरी पास हो गई है मेरी लेकिन बीक्यू हॉस्पिटल में भर्ती है उसको हमको कमरे जाऊँ और मेरे दोस्तों को बताया मोहन को कॉल करके बताया कि मेरा प्री हो गया मेरे घर वालों को बताया प्री के बाद मेंस की मैंने जयपुर से वापस तैयारी की क्योंकि मुझे मेंस में कॉन्फिडेंस था मेंस में मेरा पिछला स्कोर अच्छा था फिर वापस मेंस भी क्लियर हो गया मेंस क्लियर संयोग से उस दिन बाद जिस दिन मैं घर पे ही था तो मैंने मेरे पापा को मम्मी को सीधा ही जाके बताई थी कि मेरी बे हमके 9 परीक्षा हुई कंडक्टर वाले पे बड़ा पास होगी तो बाद में मैं इंटरव्यू के लिए जयपुर गया तो मोहन ने कहा कि अपने वहाँ पर गांव के बच्चों को गाइडेंस देने के लिए दिल्ली में व्यवस्था है तो मोहन को अनुभव था मोहन ने मुझे दिल्ली भेज दिया कि वहाँ पर चले जाना वहाँ पर अपने गांव के बच्चों के लिए उचित गाइडेंस की व्यवस्था है और तुम वहाँ पर चले जाना तो मैं वहाँ पर गया कि वो संयोग 7-8 साल बाद है 2016 में हमारे घर के आगे एक मंदिर बनाए लेकिन मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया मारवाड़ी का मूर चढ़ी कहीं एड़ो दुर्गड़ियो लागे मूर चढ़े आप को मोरत आवे के हमें मां में चढ़ाओ के मां तो गयो के सेहत में चढ़ाओ सेहत गयो पासो मां आयो मां गयो पर सेहत गयो पर यो के बड़ा महीना जा बोगरे मूर चढ़ी को मूर्त को मोर तू 10 फरवरी 2025 को हागड़ो 10 बजे ले 1 बजे बीच में मुहूर्त चढ़ने को मुहूर्त है और संयोग हो कि 10 फरवरी 2025 को हागड़ो भी 10 बजे ले 1 बजे बीच मेरो इंटरव्यू होना है हमारे घर मुहूर्त चढ़ रही और मेरो दिल्ली में धौलपुर हाउस में यूपीएससी में इंटरव्यू हो रहा है मेरा इंटरव्यू हो गया घर का है होम में बैठा और मैं मेरे भाई ने दोनों ने मैसेज कर दिया मैं बजरंग बली की कृपा मेरो इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ गुजरात का 10 सर वो निर्देशन मेरो इंटरव्यू हुआ और कोई बहुत बड़ो संयोग हो कि मोहन बाबे की मुरो सड़े अनबुन मेरो इंटरव्यू हुआ और मेरो इंटरव्यू बढ़िया हुआ हूँ बहुत कॉन्फिडेंस हो मैं मोहन ने आवती सी तो फोन करियो मोहन के बढ़िया नंबर आई कोई फिक्र मत करा मैं तू कहीं दिन रिलैक्स कर देर मैं वो मुरो तालो ढोनी कॉम हो गया मैं मेरे भाई ने बुलाया मैं कहा हाँ रोपा शिमला मनाली को घूमन हाल जो ताकि वहीं 10 दिन रिलैक्स कर लूँ बेर मैं घूमन के पास आया घरे आए रहा घरे रुकियो हूँ 40 दिन हमें भी 25 दिन पहला मन कोई कॉम दिल्ली जानो हो गयो तो दिल्ली हो और रिजल्ट आयो 22 तारीख को और 22 तारीख को घंटों एक पहले ठा पड़ गया हमें रिजल्ट आने वालों कि ना भी आ सके कि रिजल्ट एनी टाइम ना हो तो दिल की धड़कन तेज होगी सांस तेज होगी अब अपना करियर डिसाइड होगा कि हम कलेक्टर बनेंगे या वापस उसी धरातल पे रहेंगे जहाँ कोई इज्जत नहीं है अपनी क्योंकि इज्जत तो कैसे देंगे भाई सिलेक्टेड हो तो इज्जत देंगे दुनिया आपको इज्जत तभी सलाम करती है जब आपके पास कुछ हो दुनिया बेरोजगारों को नहीं पूछती है क्योंकि पूछना भी नहीं चाहिए कैसे पूछेगी किसको पूछेगी इस देश में करोड़ों बेरोजगार है किसी का दोस्त नहीं है आप बेरोजगार हो आपको नहीं पूछा जा रहा था मेहनत करके मुकाम हासिल करो तभी दुनिया पूछेगी दुनिया को और भी बहुत सारे काम है केवल आपको पूछना काम नहीं है तो वो भी मुझे लगा फिर रिजल्ट आने से 1 घंटा पहले मैंने ऐसे मेरे फोन में वीडियो बनाने का आदत है मैंने ऐसे बैठे बैठे वीडियो बनाया वहाँ पर हॉस्टल में व्यवस्था थी जो कर्नल सिंह के निर्देशन में वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया मैंने कहा हेलो माय फ्रेंड्स मैं हूँ सुखराम मेरा भी IAS का रिजल्ट आने वाला है और ये चेहरे की खुशी कुछ बता रही है और मैंने वो वीडियो सिर्फ मेरे भाई को भेजा बजरंग को मैंने कहा रिजल्ट अभी आने वाला है बजरंग को चिंता ये थी कि हम क्या सुखी को नहीं हो तो पासो मन अफ्रीका जानो पड़ी क्योंकि तू जो पसंद है कहीं को मेरे को धंधो कहीं है कौन और हमें भी टाबर है वो पहले के ब्याह करोड़ बाद भी 2 साल अफ्रीका रहे हो तो भी छोटी बच्ची भी है भी बच्ची हमें 1 महीने फ्री है तो अभी बच्ची ने हमें छोड़ पर सुखी नहीं सलग मन सीधो रिजो ने फोन करना पड़ी कि किंकर टिकट बनाओ रू अफ्रीका जो क्योंकि ढोनी पहिया पूरे करो के पहिया है के देखने नहीं कोई तो बेर दिक्कत बा हुई तो बेर मैं भी इनके मैं तो फिक्र मत कर अभी रिजल्ट आने वाला और ये चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है वो मैंने उसको भेजा पता नहीं वो वीडियो कहाँ से वायरल हुआ वो वीडियो इतना वायरल हुआ उसको 10 लाख लोगों ने इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से देख लिया और
मेरे पास मोहन का फ़ोन आया, क्योंकि मोहन मेरे एक दोस्त, मार्गदर्शक, मित्र, जगरी मतलब जिगरी यार सब कुछ है। तो मोहन ने कहा कि ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ऐसा क्या है कि मैंने कहा यार 448 रैंक मिल गई है। और मोहन को तो पता था, मोहन ने रिजल्ट सर्च कर लिया। मोहन भी पहले ऑप्टिमिस्टिक था कि इस बार तेरा हो ही जाएगा। हमारा सिलेक्शन के बाद तुरंत बात हो गई, यहाँ पे मोहन भाई 448 रैंक आई है, बधाई वगैरह दी। फिर वो वीडियो वायरल होने लग गया। तेजल मीडिया करके एक पता नहीं पेज था इंस्टाग्राम का, मैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता नहीं हूँ। मुझे कहीं से जानकारी मिली कि वो ऐसा है, तो मोहन ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता वीडियो दोबारा। मैंने तो मेरे भाई को ही भेजा था, लेकिन भाई को इतनी खुशी हुई होगी। ओके, थैंक यू। वो तेजल मीडिया, प्रेमाराम जी भादू, प्रेमाराम जी के साथ भी मेरी पुरानी एक पिक्चर याद है मुझे। 2015 जब मैं मेरिट में आया था, तो बाद में मेरिट अवार्ड करके भगवान महावीर टाउन हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर मुझे प्रेमाराम जी ने सम्मानित किया था और 2000 रुपये की स्कॉलरशिप किसान छात्रावास की तरफ से मिली थी। वो भी एक मेमोरी है। तो फिर वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। तो अब होता क्या है कि मुझे सच मतलब पॉपुलरिटी नहीं चाहिए। मेरा खुद का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ना मेरे फेसबुक है ना इंस्टाग्राम में, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर इतना वायरल हो गया कि लोगों ने मेरे फर्जी अकाउंट बनाने शुरू कर दिए। मेरे को जानकारी मिली कि फर्जी अकाउंट बना दिया है किसी ने, तो मैं क्या कर सकता था। मैंने मोहन को बताया, मोहन ने कहा मैं तो थे सेलिब्रिटी बन गया, उस थारा अकाउंट तो पीनी ना मैं कि खुद को ऑफिशियल अकाउंट बनाओ। मैं कह मैं सोशल मीडिया हैंडल हुआ तो व्हाट्सएप ही महीने पर रखूँ, 2 महीना डिलीट ठोक दूँ, मेरे तो मतलब है कौन। मेरे फोन करना हो तो फोन कर दे, मैं माथा पड़ी हुआ कौन। तो मोहन के बनाना पड़ी नहीं, तो लोग पब्लिक अकाउंट बनाया ही थारा कहीं भी मिस यूज हो सके। तो मैं कह फोन तो देख लो, बस 2-4 दिनों बस देखो। तो मेरे होने इतना मैसेज आया कि मेरा सिलेक्शन हो। और एक बार पुनः भाई बात बोलना चाहूँगी, इतनी बड़ी संस्था बनाई, इतनी बड़ी संस्था में मैंने 11वीं 12वीं में नवल किशोर गोदारा ने यहाँ पर बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी थी। मैं 10th में मेरिट में आया था, और 10th में मेरिट में आने के बाद मुझे गोदारा साहब ने 2 साल फ्री में एजुकेशन दी। मेरी 11th-12th में मेरी 35-40 हज़ार रुपये फीस लगती, जो 1 रुपया फीस नहीं लगी थी। ये 2016-15 की बात है। उस समय हमारे घर की टोटल इनकम ही 1.5 लाख रुपये थी। उस टाइम की वो सहायता बहुत बड़ी होती है। तो मुझे फ्री में एजुकेशन दी थी, तो उसी का मैंने थोड़ा बहुत यूँ सोचा कि भाई आगे भी मुझे कुछ करने का मौका भी मिलेगा, तो भी ऐसा स्कूल के लिए मैं हमेशा कुछ करूँगा। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे लोगों के फोन मैसेज आ रहे, सोनाराम जी का भी फोन आया, और सब गुरुजनों के फोन आने लगे। पाठक जी का, राजकुमार जी के बहुत सारे मैसेज भी आए। आदरणीय राजकुमार जी पाठक जी यहाँ पर विद्यमान है, जो मेरे उस समय के टीचर रहा करते थे। सोनाराम जी और राजकुमार जी मैथ पढ़ाते थे, पाठक जी हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे। बहुत भावुक भरी यादें हैं गुरुजनों के साथ में मेरी। तो नवल जी ने मुझे मैसेज कर दिया मेरे रिजल्ट के कुछ समय बाद ही। मेरे उसी दिन 350 से अधिक मैसेज आ गए अगले कुछ घंटों में। जिस बच्चे के पास कभी कोई 7 दिन में 2-3 मैसेज आते थे, उसके पास इतने सारे मैसेज आ गए। मुझे पता ही नहीं चला, जिसने फोन किया उसका किसी का अटेंड हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो मेरे पास रमेश जी का फोन आ गया, टीकू जी का फोन आ गया। गोदारा साहब ने फोन ही सोचा होगा, बहुत बिजी होता होगा, आज रिजल्ट आया है। गोदारा साहब ने मैसेज छोड़ दिया। रात को 3 बजे मैं देखता देखता गया, मुझे इमेज में लगा कि यहाँ तो गोदारा साहब की मम्मी और गोदारा साहब खुद का फोटो लगा हुआ है। तो मैंने देखा ये तो नवल जी का है। नवल जी ने शुभकामनाएं मैसेज, मैंने तुरंत मेरे भाई को मैसेज भेजा। मैंने कहा नवल जी ने मुझे 3 बजे मैसेज किया और मैं रात को 3 बजे रिप्लाई दे रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा हुआ। फिर मैंने रियलिटी देखी, मैंने गोदारा साहब ये दिक्कत थी, आज इतने सारे मैसेज कॉल आई, मैं संभाल ही नहीं पाया और मैं आपको इतना लेट रिप्लाई दे रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने वो सेम बात टीकू जी को बोली। मैंने कहा उस समय हम 2-3 मिनट भी बात कर सकते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से 10-15 सेकंड बात हुई, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे। फोन उठा होते मरिया, नहीं उठा होते मरिया। तो बेरियड स्थिति हुई। बेरी स्कूल को प्रोग्राम की मन जानकारी मिली कि भी स्कूल में प्रोग्राम रखा हुआ है, और मैं कह बढ़िया ठीक है भैया आऊँ रो। तो कल गोदारा साहब ने सारी मेरी दिल्ली से जोधपुर आने की व्यवस्था की, और फिर जोधपुर में मेरे चाचा नरेंद्र चौधरी रेलवे में है, उन्होंने वहाँ पर स्वागत समारोह रखा। तो मैंने उसमें शिरकत किया, और भी काफ़ी प्रोग्राम थे, मेरे दोस्तों से भी मिला। वो प्रोग्राम शिरकत करके कल रात हम टीकू सिंह जी गोदारा के घर थे। फिर आज सुबह हम निकल गए, तो राजबेरा में स्वागत हुआ, फिर उंडू में स्वागत हुआ, कांदासर में स्वागत हुआ, फिर गाँव में स्वागत हुआ। फिर मैं घर गया, फिर नवल जी घर के घर में नाश्ता किया, फिर वापस यहाँ आज अभी आपके सामने हूँ। तो ये मेरी पूरी यात्रा है। ये यात्रा कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन इसकी दुख भरी दास्तां से सुनाऊं कि यात्रा बहुत बड़ी है, क्योंकि समाज के ताने होते हैं, तानों को स्वीकार करना होता है। मैं एक कहावत है या फिर एक लाइन है
कि सफलता के 100 बाप होते हैं, जो हार है वो अनाथ होती है। जब मैं हारा था तब मेरे साथ कोई नहीं था, सफलता है तो आज सब मेरे साथ है। ये मेरे लिए खुशी की बात है और आपके लिए भी खुशी की बात है, क्यों आपका भी हक है कि जो सफल हुआ उसको सम्मान देना है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि कुछ ऐसे लोग भी असफल होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, उनकी कदर की जानी चाहिए। कदर इसलिए नहीं की जानी कि उनको रिस्पेक्ट दो, कम से कम उनको सहयोग दो कि आप में टैलेंट है, आप कोशिश करो। आपको सही स्टूडेंट को कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ। जैसे मेरा भाई बजरंग, मेरा भाई ओम प्रकाश, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, उसी जैसे ही एक स्टूडेंट को सपोर्ट चाहिए होता है। तो वो सपोर्ट मुझे मिला और समाज से तो नहीं मिला, बहुत कड़वी समाज के साथ कुछ सब कुछ रहा है जो इसको यहाँ जिक्र करना शायद उचित नहीं होगा। और वही समाज है जो जिस समय मुझे ताने दिया करता था कि तू तो कलेक्टर क्या ही बनेगा, आज वही समाज कह रहा है कि तू कलेक्टर बन गया है। तो वो समाज का दोष नहीं है, दोष किसी का नहीं है, दोष समाज के समाजीकरण का है। जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, हम उनमें एक हेल्दी कंपटीशन यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, उसको नहीं सिखाते हैं कि उगरे को बेटो कलेक्टर बन गया कर दी तो भी तकलीफ होगी। तो बड़ी चीजें होती रहे समाज में, नजरअंदाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ महीनों बाद जो मुझे अथॉरिटी देगी वो अथॉरिटी पब्लिक के लिए देगी, समाज के लिए नहीं देगी। इसीलिए पर्सनल नहीं है, वो पब्लिक के लिए है। तो लास्ट में इस मेरी यात्रा को कंक्लूड करते हुए मैं आप सबसे कुछ बातें कहना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी 2018 में बाल विवाह होने की योजना थी पूरी, यानी कि मारो निको मेरे अंदर था कि ब्याह करने की योजना है। मैं 12वीं में पास करी, मन घर के कह दियो कि बेटा कि नहीं तो फोन आयो सॉरी मोटी है टाबर मेल है। मैं कह पापा हूँ तो हमें 12वीं पास कर बाहर निकलो थे, हमें ही मन पढ़ना दे हो तो मेरा के हाल हो मेरे को है ही कहीं कोई इनकम हो तो लुगे टाबरों पाड़ो क्यों। तो कहो कि टाबर लेना और कहीं कोनी बस तू तेरे जयपुर पढ़ वो करी कदी कदी आप हो करी। ए तो है समाज की बातों है, लेकिन हकीकत तो है कि लुगे टाबर नहीं बस 99% लोग असफल हो जाए। एक निबाराम जी के सुपुत्र रमेश जी जांगीर का मुझे एग्जाम्पल याद है कि वे शादीशुदा थे फिर भी वे सफल हुए। तो उनका संघर्ष था, उनकी कहानी बहुत भावुक भावनाओं से भरी हुई है। तो मन कहो कि तेरे प्याओ तो पढ़ना पड़ी, मैं तो कह पापा हूँ तो डोनी आऊँ को नहीं पढ़ना हो तो बनी मन ठाने नहीं हुआ भरी जे को। तो आड़ पाड़ समाज का लोग हैंगो नहीं ठा है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई में हावड़त के टके भिड़ जी तो है कोई मन के कहीं कहे कोई कहे इकलो तो टाबर दिंदड़ो काला क्यों सोडे उगरा टाबर के था। भाई बात सही है, टाबर के था भाई, क्योंकि असफल आदमी टाबर कौन दे कौन खुद है। लेकिन हूँ लड़ियो और मेरी किस्मत बढ़ी आई, बजरंग बली की आशीर्वाद दूंगा, मेरे ब्याह कैंसिल हो गया और हूँ बच गयो बेरो मेरे में तो प्रेशर हो गया। मैं तो मन कलेक्टर बनना ही पड़ी, या तो घर को समाज के कहने ब्याह करो, या तो समाज से आप बहिष्कृत हो चुके हो तो आपका अपनी सफलता सिद्ध करनी पड़ेगी। तो उसके बाद से मैं लगा रहा, समाज ने बहुत सारे ताने दिए। जब मैं असफल हुआ, मेरे हाथ से IPS गया, तब भी लोगों ने ताने दिए कि इनकी किस्मत में नहीं है। लेकिन जब मेरी सफलता मिली मुझे, तब मुझे समाज ने बहुत कुछ रिस्पेक्ट दी जिसका मैं हकदार था। लेकिन वही समाज मुझे वो इज्जत पहले देता तो मेरे दिल में इतना दर्द नहीं होता। मेरे दिल में समाज एनवायरनमेंट का बहुत कुछ दर्द है, जिसको मैं यहाँ एक स्कूल का मंच है जहाँ से मैं नहीं व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत कुछ अपन को पता है कि समाज कितना नेगेटिव है। समाज में टोंग खींचनिया, अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि टोंग खींचनिया घना ही है, अग बढ़ानी कोनी। तो मेरी टोंग खींचने कहने कार कहीं को राखी हैंगी पाटा ले परी मेरी टोंग खींची, फिर मेरी टोंग इतनी मजबूत थी बा टोंग उखड़ी कोई। मेरी टोंग आखिर जान दिल्ली हूँ, यात्रा मेरी सफल हुई। तो कुछ बातों को निवेदन है कि टाबर मत भरोसो करो, टाबर ने पढ़ाओ इनमें भरोसो करो। लड़कों लड़की को नहीं भी है, कोई भेद नहीं है, कोई जाति। मेरे ये मानना है कि लड़का हो लड़की हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी, किसी में भी टैलेंट है तो उसका कदर करो और उसको आगे बढ़ाओ। तो अपने टाबे ने थको ब्याह मत करो। मेरा हाथ जोड़ पूरे गाँव ने निवेदन है कि नैने थके टाबर मत पढ़ना हो। अगर 2018 में मेरा ब्याह हो जाता तो आज तारे हमें कलेक्टर बन नहीं आओ, तो हो सके उनको सरकारी नौकरी लाग जाए तो कहीं बन जाता, लेकिन हूँ आज कलेक्टर तो नहीं बनता तो श्योर है। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ और आप लोग सब मुझे ध्यान से सुन रहे हो। इसके पीछे वजह है कि मेरा बाल विवाह मैंने खुद लड़ा। मेरे जीजू और मेरे भाई बजरंग ने और मेरे जीजू बांकाराम जी यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने फुल सहयोग दिया। सुखराम जी आप तैयारी करो, समाज कहता रहेगा, आपको समाज को दिखाना है
कि आपका बाल विवाह नहीं हुआ। मैंने बाल विवाह कैंसिल किया तो मेरे ऊपर बहुत सारे ताने दिए, मारवाड़ी में कौन तो नहीं आकर कहना जुझे बैठे बैठे आकर भी मन कया कहेंगे तो यूँ आया तो जयपुर के ऊपर तो यूँ आया जिन ब्याह को करे नहीं, जो भी है ताने अपने समय के साथ कितने सिद्ध हुए वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो अपने बच्चों का छोटे उम्र में विवाह न, कम से कम 20-22 साल। दूसरा ये है कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जोधपुर शहर न भेजें, किसी जयपुर या उससे बड़े दिल्ली भी नहीं भेजना है, जयपुर एक बेस्ट सिटी है, हो सकता है दूसरी सिटी भी हो जाए अच्छी, लेकिन अच्छी जगह भेजें। और लड़के लड़की में भेद ना करें। ये मेरे सामने जितनी भी मेरी बहनें बैठी है, आज इस एग्जाम में जो रिजल्ट 22 को आया है इसमें सबसे टॉप है वो एक लड़की है। तो एक लड़की कलेक्टर जैसी परीक्षा में रैंक बना सकती है। आज हमारे बाड़मेर जिले की कलेक्टर महोदया टीना डाबी मैम है, वो भी ऑल इंडिया रैंक वन आई थी पूरे भारत में। वो किसी न किसी बाप का कलेजा रहा होगा जिसने अपनी बेटी को पढ़ने भेजा और वो बेटी पढ़कर कलेक्टर बनी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बेटे बेटी में भेद नहीं करना है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को फोन मत दो। मेरे पास कोई फोन नहीं था और सच बताऊं मैं फोन का आदी भी नहीं, आज सुबह से मेरा फोन फ्लाइट मोड पे है। मैं आज इतने सारे मेरे किसी के फ़ोन आ रहे होते होंगे, हर रोज़ कम से कम 50-100 मैसेज फ़ोन आ रहे हैं, किसी कोई कोचिंग आ रहा है, किसी मेरे रिश्तेदार का आ रहा है कि भाई तू कलेक्टर बना, बधाई हो। मेरा फ़ोन सुबह से बंद है और मेरा फ़ोन ऐसे ही बंद रहता था। मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था, फ़ोन फ्लाइट मोड ठोका, शाम को रात को 10 बजे आता था, फ़ोन फ्लाइट मोड से निकाला, किसी को ज़रूरत है तभी कॉल कर लेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन मत दो। ये जो रील्स की ये वर्चुअल वर्ल्ड है इससे दूर रहो। सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े इश्यू हो जाते हैं और हमने कई जगह देखे भी है। किसी की इमेज खराब होती, किसी का बेटा हो बेटी हो, 1 घंटे के अंदर किसी की इमेज खराब हो सकती है और वो बच्चा बच्ची बाद में सुसाइड करने तक भी मजबूर हो सकता है। ये सोशल मीडिया की कड़वी सच्चाई है। तो सोशल मीडिया से जितना हो सके मेरे बच्चों को दूर रखो। और मैं तो जो भी मेरे सामने मेरे छोटे प्यारे भाई बैठे बहनें बैठी उन सबसे निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया से दूर रहो। इंस्टाग्राम में कुछ भी नहीं, आपके कितने फॉलोवर है कितने लाइक से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस देश में लाखों अकाउंट है जिनके लाखों फॉलोवर हैं, कोई मतलब नहीं है आपको कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने आपको देखा, कितने लोगों ने आपको फॉलो किया। ये जो डिजिटल जाल है, जो वर्चुअल वर्ल्ड है, इसको वर्चुअल को समझो ठीक से कि ये जो डिजिटल दुनिया है इसका भौतिक अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मैं भौतिक रूप में आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा भौतिक अस्तित्व है, आपका लाइफ एक डिजिटल है, एक वर्चुअल दुनिया है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो सोशल मीडिया अकाउंट से कोई फायदा नहीं, ना रील से फायदा है। तो सोशल मीडिया के लत से दूर रहो और कोई भी लक्ष्य निर्धारित करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सामने जितने भी भाई बहन बैठे ये सारे कलेक्टर बनेंगे या आरएएस बनेंगे या और कुछ बनेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि कोई कुछ भी बने उससे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य पर डटा रहे। असफलता मिलेगी, मेरी जर्नी आपके सामने है, बहुत सारी असफलताएं मुझे मिली, कोई कमी नहीं रही असफलताओं की। दुख दर्द पीड़ा जितने शब्द कहूँ उतने कम है, वो सारी मुझे असफलताएं मिली, लेकिन उसके बाद ही मैं डटा रहा। मेरे एक दोस्त है रविंद्र चंद्र रामा जो भी रेलवे में अफसर है, उन्होंने कल परसों मुझे बहुत एक इमोशनल मैसेज भी भेजा था कि सुखराम जी आप कितने जिंदा दिल इंसान हो, आपके हाथ से आईपीएस गया फिर भी आपने दोबारा ट्राई किया और आज फिर आपने आईएएस आईपीएस लेकर ठाना, तो सच में बहुत आप जिंदा दिल इंसान हो। मैंने कहा और करते ही क्या भाई, कि मरता क्या नहीं करता। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कलेक्टर बनने के अलावा, क्योंकि समाज ने इतने ताने दिए, उन तानों को जवाब देने का एक ही तरीका था कि मैं कुछ बन के दिखाऊं। मैंने समाज में जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा अपने को नहीं जाना समाज में, अपन कलेक्टर बन के ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। मेरे घर पे अभी कुछ दिन पहले फंक्शन था, फिर भी मैंने घर पे फंक्शन अटेंड नहीं किया। मैंने कहा कि मैं तो आईएएस बन के ही घर आऊँगा, तभी समाज के लोगों से मिलूंगा, उससे पहले नहीं मिलूंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत ताने दे रखे, मेरे अंदर बहुत दर्द है और वो दर्द कहीं बाहर आ गया तो आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो मैं जयपुर चला गया था, फिर बाद में मैं दिल्ली चला गया था। तो अंत में निष्कर्ष मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं और किसी भी भाषा का मोहताज न बने कि अंग्रेजी मीडियम वाले अच्छे होते हैं, क्या साइंस वाले अच्छे होते हैं, क्या मैथ वाले अच्छे होते हैं। ये सारे मिथ छोड़ो। मेरा पूरा का पूरा एग्जाम मैंने हिंदी मीडियम से सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है। पूरा हिंदी है मेरा, बीए हिंदी, एमए हिंदी, मेंस का मीडियम हिंदी, इंटरव्यू का मीडियम हिंदी, नेट हिंदी, मतलब हिंदी रग रग में वो हिंदी तन मन जीवन, जो अटल जी की कविता है हिंदुओं के बारे में, मेरा वैसे हिंदी के बारे में कविता है, मेरा सब कुछ हिंदी है।
तो मीडियम कोई मैटर नहीं करता, आप में टैलेंट है तो आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट आएगा। तो अपने बच्चों को यूँ भी ना पकड़े कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे तो ही अच्छा होगा, हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया टीकू सिंह जी का बच्चा जो मारवाड़ी बोलता है, इतने समृद्ध परिवार का बच्चा इतने अच्छे से मारवाड़ी बोलता है, समझता है, बात करता है। तो बच्चा हिंदी में पढ़ रहा है, ये कोई बुराई नहीं, हिंदी देश की राजभाषा है, गर्व का और आज 10 राज्यों की राजभाषा भी है, राष्ट्र की भी एक राजभाषा है अपनी। तो हिंदी में पढ़ाए, अंग्रेजी में पढ़ाए, किसी भी मीडियम में पढ़ाए, बच्चों पर अपना लक्ष्य थोपे नहीं, बच्चे को आज़ादी दे। मेरे पापा को नहीं पता था कि मेरा बेटा कलेक्टर तैयारी करेगा नहीं करेगा, 2020-21 में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। उसके बाद आज सपना जो साकार हुआ है, तो मेरे पिताजी को जो आज सम्मान मिला है, वो हर एक पेरेंट्स अपने माता पिता अपने सम्मान चाहते हैं, सभी हकदार हैं। तो जो भी है अपने बेटों पर बेटियों पर भरोसा करें, बेटे बेटी में भेद न करें और उनको सोशल मीडिया से दूर रखने की पूरी कोशिश करें। और अंत में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग सब यहाँ पधारे। और मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम हो गया बोलते हुए, लेकिन मैं जैसा भी बोला, मेरे को बोलना नहीं आता है, क्योंकि स्कूल में जब था तो सुंदराम जी में प्रार्थना कर रहा होता था, पीछे से वो भी ठोक देते कि जा शुक्र भाई तेरे को न्यूज़पेपर बोलनी है। तो मेरे तो पैर कांपते थे कि मैं कैसे बोलूँगा। सुंदराम जी पीछे से टच करते कि आज तेरे को जाके जीके के सवाल पूछने हैं, ऐसा। तो फिर मैं डरता था बहुत, लेकिन वो सुंदराम जी की बड़ी योजना थी कि बच्चा कम से कम पीछे सीखे फिर काम आएगा। तो आज काम भी आ रहा है, मैं आपके सामने एकदम कूल कंपोज आराम से मेरी बात रख पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पैर थर थर कांप रहे होते। तो वो भी अपना योगदान है। तो एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आपने मुझे सुना, मैंने जैसा भी बोला, अगर कुछ मुझसे गलत बोला गया है तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत साधुवाद। और अंत में स्कूल मैनेजमेंट का, स्कूल के चेयरपर्सन नवल जी गोदारा साहब का और कर्नल साहब का, सुंदराम जी का, पाठक जी और सब लोग यहाँ पर विद्यमान है, पूरी स्कूल मैनेजमेंट टीम का तहे दिल से शुक्रिया कि मुझे आज महसूस कराया आपने कि सच में मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।